नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है और आपके दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाती है। यहां हर किरदार के पीछे छुपा है एक राज, हर घटना में छुपा है एक मोड़ और हर कहानी आपको ले जाती है उस अनजान सफ़र पर जहां रोमांच, रहस्य और जज्बात एक दूसरे से टकराते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगे रहस्यमयी कहानियां, दिल दहला देने वाले किस्से और ऐसे पल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। और हाँ दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहां आपको कहानियों से जुड़ी अपडेट और एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर जाकर ज्वाइन करें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अध्याय 161। बुरा आदमी बहुत खुश था लेकिन वह बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। मुंबई विश्वविद्यालय। अर्जुन कपूर ने लापरवाही से जवाब दिया। मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई का ही विश्वविद्यालय है। ये बस एक साधारण स्नातक कॉलेज है। न केवल ये शीर्ष विश्वविद्यालयों में आता बल्कि ये 211 विश्वविद्यालयों में भी शामिल नहीं है। अर्जुन कपूर का जवाब सुनकर मयंक वर्मा ने हिकारत से कहा। उसे लगा कि भले ही अर्जुन कपूर उसकी बराबरी ना कर पाए, लेकिन कम से कम वह 985 या 211 विश्वविद्यालयों में से किसी एक से स्नातक होना चाहिए था। लेकिन ये क्या? अर्जुन कपूर वास्तव में एक साधारण स्नातक है। एक पल के लिए मयंक वर्मा को लगा कि अर्जुन कपूर से अपनी शैक्षिक योग्यता की तुलना करके वह खुद का ही अपमान कर रहा है। क्या हुआ? मुंबई विश्वविद्यालय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमारे मुंबई विश्वविद्यालय को इतना नीचा क्यों दिखा रहे हो? मयंक वर्मा की बात सुनते ही दिया पटेल सबसे पहले अपना आपा खो बैठी। बॉस पटेल, ये युवती कौन है? अर्जुन कपूर ने ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बॉस पटेल के पास बैठी लड़की ने मयंक वर्मा को चौंका दिया। यह मेरी बहन दिया पटेल है और यह भी मुंबई विश्वविद्यालय की छात्रा है, ईशा पटेल ने जवाब दिया। क्या? मयंक वर्मा एकदम से सन्न रह गया। तो बॉस पटेल की बहन भी मुंबई विश्वविद्यालय की छात्रा है? ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई। वह तो बस अर्जुन कपूर को नीचा दिखाने के लिए उसकी शिक्षा का मजाक बना रहा था, लेकिन किसे पता था कि ईशा पटेल की बहन भी उसी विश्वविद्यालय से है। इस बार उसने ना सिर्फ बॉस पटेल की बहन को नाराज कर दिया बल्कि हो सकता है कि उसने बॉस पटेल की मां पर भी बुरा प्रभाव डाल दिया हो। अब क्या करें? मयंक वर्मा का सिर दर्द करने लगा। अगर तुम्हें हमारे मुंबई विश्वविद्यालय से इतनी दिक्कत है तो बताओ तुमने किस विश्वविद्यालय से स्नातक किया है? दया पटेल ने मयंक वर्मा से सवाल किया। मेरा बेटा यशवंत विश्वविद्यालय से स्नातक है जो दुनिया के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में शामिल है, मयंक वर्मा की मां ने गर्व से जवाब दिया। एक अनुभवी महिला होने के नाते वह समझ गई थी कि उसका बेटा ईशा पटेल में दिलचस्पी रखता है, इसलिए उसने जानबूझकर अपने बेटे की शैक्षिक योग्यता का प्रदर्शन किया। उसी समय कुछ दूरी पर एक विदेशी महिला अचानक किसी पर्यटक से घबराए हुए स्वर में कुछ कहने लगी, जैसे कि वह किसी समस्या में फंस गई हो। जल्द ही उस विदेशी महिला ने वहां मौजूद कई पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर लिया। दुर्भाग्य से लगातार कई पर्यटक उसकी बात नहीं समझ पाए। ऐसा लग रहा था कि वह अंग्रेजी नहीं बोल रही थी। ये दृश्य देखकर मयंक वर्मा की आंखें चमक उठी। उसे खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मौका मिस्टर लग गया। मैंने यशवंत विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान 2 विदेशी भाषाएं सीखी हैं, मैं इस समस्या को हल कर दूंगा। ये कहते हुए मयंक वर्मा ने अर्जुन कपूर की ओर गर्व से देखा, जैसे कि वह दिखाना चाहता हो कि वह कितना होशियार और शिक्षित है, और यह कि एक साधारण स्नातक छात्र अर्जुन कपूर को देखना चाहिए कि यशवंत विश्वविद्यालय का छात्र कितनी आसानी से समस्या सुलझा सकता है। मयंक वर्मा तेजी से उस विदेशी महिला की ओर बढ़ा। वह ईशा पटेल और उसकी मां के सामने अपनी भाषाई प्रतिभा दिखाना चाहता था। मुझे करने दो, मैं कई विदेशी भाषाएं जानता हूं। अगर तुम नहीं समझ सकते तो पीछे हटो। आगे बढ़ते हुए मयंक वर्मा ने आत्मविश्वास से पर्यटकों से रास्ता देने को कहा ताकि वह संवाद कर सके। मयंक वर्मा की यह बात सुनकर पर्यटकों ने उसकी बहुत प्रशंसा की और उसे रास्ता दे दिया। जैसे ही वह महिला के पास पहुंचा, मयंक वर्मा ने फ्रेंच में उसे अभिवादन किया। क्योंकि वह अंग्रेजी नहीं बोल रही थी तो उसे लगा कि शायद वह फ्रेंच होगी, लेकिन उसकी बात सुनकर विदेशी महिला उलझन में पड़ गई। स्पष्ट था कि उसे कुछ समझ नहीं आया। वह फ्रेंच नहीं जानती, कोई बात नहीं, मयंक वर्मा को रूसी भी आती थी, शायद वह रूसी होगी। इस बार उसने रूसी में उसे अभिवादन किया और उसकी समस्या जानने की कोशिश की, लेकिन अफसोस उस महिला को रूसी भी समझ नहीं आई। अब मयंक वर्मा बुरी तरह फंस गया। वह कुल मिस्टर लाकर 3 भाषाएं जानता था, लेकिन यह महिला ना तो अंग्रेजी समझ पा रही थी, ना रूसी, ना फ्रेंच। अब वह पूरी तरह से बेबस था। तुम तो कहते थे कि तुम्हें कई विदेशी भाषाएं आती हैं, अब बात करो और देखो कि समस्या क्या है। हाँ, बात करो। आसपास के पर्यटक भी अब सवाल करने लगे। मयंक वर्मा ने बेबस होकर कंधे उचका दिए। तस्क यही सब था। इतने बड़े बड़े दावे किए थे लेकिन अब कुछ कर नहीं पा रहे। क्या जरूरत थी इतना दिखावा करने की? कुछ पर्यटकों ने चुटकी ली जिससे मयंक वर्मा और भी शर्मिष्ठा हो गया। इस बीच विदेशी महिला की चिंता और बढ़ गई थी।
वहां मौजूद सभी लोग बेबस थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। ऐसे में जब लोग पुलिस को बुलाने की सोच रहे थे, एक शांत आवाज गूंजी, मुझे बात करने दो। ओल अर्जुन कपूर आगे आया और महिला को स्पेनिश में संबोधित किया। यह उन 5 भाषाओं में से एक थी जो उसे सिस्टम से मिस्टली थी। पहले तो अर्जुन कपूर को महिला की भाषा स्पष्ट रूप से समझ नहीं आई थी, लेकिन अभी अभी उसने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसे यकीन हो गया कि वह स्पेनिश बोल रही थी। जैसे ही महिला ने अपनी भाषा सुनी, वह उत्साहित हो गई और अर्जुन कपूर से संवाद करने लगी। वास्तव में वह एक स्पेनिश नागरिक थी। अर्जुन कपूर को इतनी सहजता से स्पेनिश में बात करते देखकर मयंक वर्मा अवाक रह गया। यह क्या हो रहा है? कुछ ही संवादों के बाद अर्जुन कपूर को समझ आ गया कि महिला इतनी परेशान क्यों थी। असल में वह रास्ता भटक गई थी। उसके साथ जो दोस्त थे वे अंग्रेजी समझते थे, लेकिन वे उसके साथ नहीं थे और उसे नहीं पता था कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। इस बीच वहाँ इकट्ठी भीड़ देखकर पर्यटक स्थल के कुछ कर्मचारी वहाँ आ गए। यह महिला बाहर जाना चाहती है, लेकिन रास्ता भूल गई है। आप लोग इसे बाहर तक पहुँचा सकते हैं। अर्जुन कपूर ने कर्मचारियों को समझाया। ओह, तो यही बात थी। सबको अब जाकर समझ आया। कोई दिक्कत नहीं। कर्मचारियों ने हामी भरी और अर्जुन कपूर ने महिला को बताया कि वह उनके साथ जा सकती है। महिला ने अर्जुन कपूर का आभार व्यक्त करते हुए हाथ मिस्टर लाया और कर्मचारियों के साथ चली गई। भाई, ये तो बहुत जबरदस्त निकला। हाँ, एकदम सही तरीके से समस्या हल कर दी और किसी ने बेवजह डींगे नहीं हाँकी। पर्यटकों ने कहना शुरू कर दिया। मयंक वर्मा और भी शर्मिष्दा हो गया। अध्याय 162। बूढ़ा आदमी बहुत खुश था और बूढ़ा आदमी बहुत खुश था। ईशा पटेल की मां का अर्जुन कपूर के प्रति स्नेह और भी बढ़ गया। जहां तक ईशा पटेल की बात है, उसके चेहरे पर गर्व की झलक थी। जिस आदमी को वह पसंद करती थी, वह निश्चित रूप से असाधारण होना चाहिए। और मयंक वर्मा का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने जो कुछ भी किया, वह सिर्फ इसलिए था ताकि वह अर्जुन कपूर को नीचा दिखा सके और ईशा पटेल और उसकी मां की नज़रों में अपनी जगह बना सके। लेकिन अंत में उसने खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया और अर्जुन कपूर को और ऊपर उठा दिया। अब ईशा पटेल और उसकी मां का झुकाव अर्जुन कपूर की ओर हो गया। धत्तेरी की, मयंक वर्मा ने मन ही मन गाली दी। 6 भाषाएं। अर्जुन कपूर इतनी भाषाएं कैसे जानता है? मामला सुलझ जाने के बाद अर्जुन कपूर वापस आया। ईशा पटेल ने उसका हाथ पकड़ लिया और जिज्ञासा से पूछा, तुम्हें भाषाओं का इतना अच्छा ज्ञान कैसे है? क्या भाषाओं के अलावा भी तुम्हारी कोई और खासियत है जो मुझे नहीं पता? बिल्कुल है, लेकिन इसे दिखाना इतना आसान नहीं। अर्जुन कपूर ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाया और हल्की आवाज में जवाब दिया, इसे दिखाना आसान नहीं? क्यों? ईशा पटेल कुछ उलझन में थी। अचानक जैसे ही उसे कुछ समझ में आया, उसके सुंदर चेहरे पर हल्की लाली छा गई। वह शर्माते हुए अर्जुन कपूर को हल्के से मारने लगी। अर्जुन कपूर और ईशा पटेल को इस तरह करीब और छेड़छाड़ करते हुए देखकर मयंक वर्मा के मन में जलन की आग धक उठी। मयंक वर्मा के दिल में जलन और जलन थी। आंटी चलिए। कुछ देर तक ईशा पटेल से बातचीत करने के बाद अर्जुन कपूर ने आंटी और दिया पटेल को आगे घूमने के लिए बुलाया। मयंक वर्मा थोड़ा झिझका, लेकिन अंततः अपने माता पिता के साथ वह भी पीछे चल पड़ा। वह एक मौका चाहता था ताकि अर्जुन कपूर को हराकर वह अपनी ताकत दिखा सके और ईशा पटेल और उसकी मां के सामने अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सके। 10-20 मिस्टर नट की यात्रा के बाद ईशा पटेल की मां एक अलग से बनाए गए प्राचीन भवन के सामने रुक गई। इस प्राचीन भवन के सामने एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था कि 13 तारीख को दोपहर 3 बजे प्रसिद्ध घरेलू कला गायक हर्षित यादव के विशेष आमंत्रण पर यहां एक छोटा कार्यक्रम होगा, क्योंकि स्थानीय मिस्टर तथा इस कार्यक्रम के लिए केवल 60 दर्शकों को ही अनुमति थी। जो पर्यटक हर्षित यादव का कार्यक्रम देखना चाहते थे, वे मिस्टर नी ऐप के जरिए पहले से ही बुकिंग कर सकते थे और टिकट की कीमत 5000 रुपये थी। आंटी, क्या आप इस कलाकार के कार्यक्रम में रुचि रखती हैं? अर्जुन कपूर ने पूछा। मैंने इस कला गायक के बारे में पहले सुना है, लेकिन कभी लाइव परफॉर्मेंस देखने का मौका नहीं मिस्टर लॉ। अब जब संयोग से यह अवसर मिस्टर ल रहा है तो क्यों ना इसे सुना जाए? ईशा पटेल की मां ने सिर हिलाया। ये सुनकर अर्जुन कपूर ने बगल में लगे QR कोड को स्कैन किया और मिस्टर नी ऐप पर जाकर बुकिंग करने की योजना बनाई। लेकिन अफसोस, जैसे ही उसने आवेदन किया, उसे संदेश मिस्टर ला कि आज दोपहर 3 बजे की सभी टिकटें बिक चुकी हैं। मिस्टर नी ऐप पर कोई टिकट नहीं बची है। क्या आपके पास ऑफलाइन टिकट हैं? अर्जुन कपूर ने पास खड़े स्टाफ से पूछा। नहीं, अब तो प्रदर्शन शुरू होने में सिर्फ 20 मिस्टर नट ही बचे हैं। सच कहूं तो हर्षित यादव का कार्यक्रम होने की खबर जब एक हफ्ते पहले फैली थी, तभी टिकटें एक मिस्टर नट के अंदर बिक गई थी। स्टाफ ने लाचारी से जवाब दिया। कहा जाता है कि यह सभी टिकटें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से किसी खास व्यक्ति ने पहले ही बुक कर ली थी। इतने अमीर लोग हैं यहाँ, आम लोगों के लिए हजारों रुपए के टिकट खरीदना संभव नहीं होगा, लेकिन जो अमीर हैं उनके लिए यह मामूली खर्च है। टिकट नहीं मिस्टर ली, बहुत अफसोस की बात है। ईशा पटेल की मां ने हल्की उदासी से कहा।
अगर टिकट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। ईशा पटेल की मां जाने ही वाली थी कि आंटी रुकिए, मेरे पास एक तरीका है। अचानक पीछे से मयंक वर्मा उत्साह से बोला। मयंक वर्मा पिछले 10-20 मिस्टर नट से पीछे पीछे चल रहा था और अब आखिरकार उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिस्टर लग गया था। आंटी मैं बस एक कॉल करूंगा और टिकट मिस्टर लग जाएगी, मयंक वर्मा ने आत्मविश्वास से कहा। मैं काफ़ी समय से मुंबई में हूं और बहुत लोगों से मिस्टर ला हूं। मुझे बगीचा वाटिका के एक बड़े अधिकारी से जान पहचान है। ये कहकर वह गर्व से अर्जुन कपूर की ओर देखने लगा, मानो उसे नीचा दिखा रहा हो। पहले वाली बात सिर्फ एक संयोग था। ये लड़का भाषाओं में मुझसे बेहतर है, मान लिया, लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है? अब मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास कितने शक्तिशाली संपर्क हैं। शक्ति और संपर्क कभी कभी पैसे से भी अधिक प्रभावशाली होते हैं। अब वह अर्जुन कपूर को पूरी तरह से नीचा दिखाना चाहता था। ईशा पटेल की मां किसी बाहरी व्यक्ति को तकलीफ देना नहीं चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह मना कर पाती, मयंक वर्मा ने तुरंत एक कॉल मिस्टर ला लिया। जिस व्यक्ति को उसने फ़ोन किया था वह बागीचा वाटिका के वरिष्ठ प्रबंधकों में से एक था, लोकनाथ वर्मा। लोकनाथ जी, मैं बागीचा वाटिका में हूँ। यहाँ कला गायक हर्षित यादव का एक कार्यक्रम होने वाला है। मुझे कुछ टिकट चाहिए, पैसे की कोई चिंता मत करना। फ़ोन पर मयंक वर्मा ने ऊंची आवाज़ में कहा, ठीक है। एक मिस्टर नट रुको, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। दूसरी ओर से जवाब आया, आंटी चिंता मत करिए, अगर मैंने कहा है तो लोकनाथ जी मुझे जरूर यह टिकट दिलाएंगे। आपको इस कार्यक्रम की टिकट पक्की मिस्टर लग जाएगी, मयंक वर्मा ने आत्मविश्वास से कहा। बात करते समय उसने अर्जुन कपूर की ओर देखा और उसके चेहरे पर घमंड झलक रहा था। कुछ सेकंड बाद फ़ोन बजा। लोकनाथ जी टिकट मिस्टर लग गई, मयंक वर्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मयंक कोई तरीका नहीं है, ये संभव नहीं है। जिन लोगों ने टिकट बुक की है वे आम लोग नहीं है। लोकनाथ वर्मा ने बेबस होकर कहा, क्या टिकट नहीं मिस्टर लगती? लेकिन लोकनाथ जी सुनिए, मयंक वर्मा बोल ही रहा था कि फ़ोन कट गया। वह वहाँ खड़ा रह गया, अपने गर्बीले शब्दों को याद कर शर्मिंदगी महसूस करने लगा। ये तो बहुत ही बुरी हालत हो गई। उसी समय अर्जुन कपूर ने धीरे से कहा, आंटी मैंने टिकट ले ली। अध्याय 163। पहली बार। दूसरी बार जब अर्जुन कपूर ने ये कहा तो वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। कई लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। मयंक वर्मा कुछ देर पहले तक कितने आत्मविश्वास से भरा और घमंडी था, फिर भी वह टिकट हासिल करने में नाकाम रहा। लेकिन अर्जुन कपूर ने बिना ज़्यादा कुछ कहे इतनी आसानी से टिकट ले ली। थोड़ी देर पहले अर्जुन कपूर और मयंक वर्मा लगभग एक ही समय पर हरकत में आए थे, लेकिन जहां मयंक वर्मा ने फ़ोन किया वहीं अर्जुन कपूर ने बस एक साधारण टेक्स्ट मैसेज भेजा और 10 सेकंड पहले अर्जुन कपूर को जवाब मिस्टर लग गया और टिकट आसानी से मिस्टर लग गई। सच में अर्जुन ईशा पटेल की मां आश्चर्यचकित रह गई। वह वास्तव में इस हर्षित यादव कला गायक का कार्यक्रम सुनना चाहती थी। उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन अब अचानक अर्जुन ने इतनी आसानी से टिकट हासिल कर ली। उनका भावी दामाद सच में कमाल का है। तुमने टिकट ले ली, तुम किस बात की डींगे मार रहे हो? मैंने बगीचा वाटिका के एक नेता से बात की थी, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सका। फिर तुम टिकट कैसे ले सकते हो? मयंक वर्मा ने अर्जुन कपूर पर सवाल उठाया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अर्जुन सच बोल रहा है। अभी कुछ देर पहले लोकनाथ वर्मा ने साफ कहा था कि यह असंभव है। जिन लोगों ने टिकट बुक की थी वे मामूली लोग नहीं थे। अगर लोकनाथ वर्मा नहीं कर सका तो ये छोटा सा लड़का कैसे कर सकता है? बगीचा वाटिका का नेता असहाय था। तुमने बागीचा वाटिका के सबसे बड़े नेता से बात की थी? अर्जुन कपूर ने पलटकर पूछा। उसके इस सवाल के बाद मयंक वर्मा चुप हो गया। लोकनाथ वर्मा सिर्फ बागीचा वाटिका के नेताओं में से एक था। सख्ती से कहें तो उसकी रैंकिंग तीसरी या चौथी थी। वह सबसे बड़ा नेता नहीं था। तो क्या तुमने बागीचा वाटिका के सबसे बड़े नेता से बात की और टिकट ली? मयंक वर्मा ने अनायास ही पूछ लिया। ऐसा नहीं है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। ये सुनते ही मयंक वर्मा के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई, लेकिन वह मुस्कान कुछ ही सेकंड में गायब हो गई जब अर्जुन कपूर ने अगला वाक्य बोला, मैंने बगीचा वाटिका के सबसे बड़े नेता के भी नेता से बात की और टिकट ली। अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में कहा, जिस व्यक्ति से अर्जुन ने संपर्क किया था वह बागीचा वाटिका के सबसे बड़े नेता से भी ऊंचे पद पर था। बागीचा वाटिका की टिकट छोड़ो, मुंबई के किसी भी पर्यटन स्थल की सबसे मुश्किल से मिस्टर अलने वाली टिकटें भी उसके लिए बस एक आदेश का सवाल थी। तुमने क्या कहा? तुमने बागीचा वाटिका के सबसे बड़े नेता के भी नेता से संपर्क किया? मयंक वर्मा ने अचरज में दोहराया। बागीचा वाटिका के सबसे बड़े नेता का नेता? ये व्यक्ति निश्चित रूप से मुंबई का कोई बड़ा उद्योगपति या राजनेता होगा। अर्जुन कपूर ऐसे ताकतवर आदमी से संपर्क कैसे कर सकता है? बकवास कर रहे हो, मयंक वर्मा ने व्यंग्य से कहा। उसे सच में यकीन नहीं था कि अर्जुन कपूर के इतने बड़े स्तर पर संपर्क हो सकते हैं। अगर तुम्हें टिकट मिस्टर लग गई है तो ठीक है, मैं यहीं खड़ा होकर देखूंगा।
कुछ ही देर में प्रदर्शन शुरू होगा, देखते हैं तुम अंदर कैसे जाते हो, मयंक वर्मा ने आत्मविश्वास से कहा। अब भी उसे लग रहा था कि अर्जुन कपूर बस ईशा पटेल और उसकी मां के सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए झूठ बोल रहा है। अर्जुन कपूर ने उसे समझाने की जहमत नहीं उठाई। कुछ देर में हकीकत खुद ही सामने आ जाएगी। कुछ ही समय में हर्षित यादव के प्रदर्शन की उल्टी गिनती शुरू हो गई और स्टाफ टिकट चेक करने लगा। तभी बागीचा वाटिका का एक वरिष्ठ अधिकारी तेजी से भागता हुआ वहां आया। माफ कीजिए, यहाँ अर्जुन कपूर कौन है? उस अधिकारी ने विनम्रता से पूछा। मैं हूँ। अर्जुन कपूर आगे बढ़ा। नमस्ते श्री कपूर, मुझे पहले ही पूरी जानकारी मिस्टर लग चुकी है। यह आपके टिकट हैं। कहते हुए अधिकारी ने 4 टिकट बड़े सम्मान के साथ अर्जुन कपूर को सौंप दी। फिर वह खुद अर्जुन कपूर और उसके साथ आए लोगों को अंदर लेकर गया। आखिर में वहां सिर्फ मयंक वर्मा और उसके माता पिता ही रह गए। इस दृश्य को देखकर मयंक वर्मा पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। हकीकत अब साफ थी, अर्जुन कपूर ने सच में इतनी आसानी से टिकट हासिल कर ली। क्यों? आखिर क्यों? इतना युवा होते हुए भी अर्जुन कपूर के इतने ऊंचे स्तर पर संपर्क कैसे हो सकते हैं? फिर से अर्जुन कपूर से हारकर मयंक वर्मा को लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। इस बार अर्जुन कपूर ने फिर से उसे पूरी तरह कुचल दिया और ईशा पटेल और उसकी मां की नज़रों में और ऊंचा उठा। मयंक वर्मा का दिल टूट चुका था। इस क्षण उसने अब अर्जुन कपूर से टकराने की हिम्मत खो दी। अर्जुन कपूर के संपर्क इतने मजबूत थे कि कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। वह हार चुका था और बुरी तरह हार चुका था। कुछ मिस्टर नटों बाद मयंक वर्मा अपने माता पिता के साथ बगीचा वाटिका से शर्मिष्ठ दगी में बाहर निकल गया। दूसरी ओर जब अर्जुन कपूर, ईशा पटेल और उनकी मां आराम से प्रस्तुति का आनंद ले रहे थे, तब सोहम शर्मा ने अर्जुन कपूर की एक उदास तस्वीर खींची और उसे करण मल्होत्रा को भेज दिया। श्री मल्होत्रा, मैंने बस एक छोटा सा कदम उठाया और देखिए अर्जुन कपूर की हालत क्या हो गई। अगर आप 3 अरब और निवेश करें तो मैं गारंटी देता हूं कि अर्जुन कपूर को यह एहसास हो जाएगा कि मल्होत्रा परिवार से पंगा लेना कितना भयानक होता है। सोहम शर्मा ने करण मल्होत्रा को बहकाया। करण मल्होत्रा ने जैसे ही तस्वीर देखी वह खुशी से झूम उठा। अर्जुन कपूर, इस बार तो तुम पूरी तरह खत्म हो चुके हो। हंसते हुए करण ने आखिरकार 3 अरब और देने का फैसला कर लिया। कुछ समय बाद जैसे ही अर्जुन कपूर बगीचा वाटिका से बाहर निकला उसका फोन बजा। आपके खाते में 4.2 अरब जमा हुए हैं। सोहम शर्मा ने करण मल्होत्रा से 6 अरब ठगे और सौदे के अनुसार अर्जुन कपूर को 70% यानी 4.2 अरब मिस्टर ले। ये देखकर अर्जुन कपूर का मूड और भी बेहतर हो गया। वही ईशा पटेल और उसकी मां को लेकर दूसरे पर्यटन स्थलों पर घूमने निकल पड़ा। दूसरी ओर करण मल्होत्रा अपने पैसे ट्रांसफर करने के बाद बहुत खुश था। अब देखता हूं अर्जुन कपूर इस बार कैसे बचता है। अध्याय 164। पिता, क्या आपने सोचा है कि जब सोहम शर्मा अर्जुन कपूर को सबक सिखा देगा तब हम उसे कैसे सजा देंगे? आदित्य मल्होत्रा ने उत्साह से पूछा। आखिरकार हमें जीत मिस्टर ली है। इस बार हमें अर्जुन कपूर को अच्छा सबक सिखाना ही होगा। हम, करण मल्होत्रा ने जोश में सिर हिलाया। जल्द ही मल्होत्रा पिता पुत्र इस विषय पर खुशी खुशी चर्चा करने लगे। समय बीतता गया लेकिन सोहम शर्मा की ओर से कोई खबर नहीं आई। धीरे धीरे करण मल्होत्रा की उत्सुकता और खुशी ठंडी पड़ने लगी। शाम के 8 या 9 बजे बज चुके थे लेकिन अभी तक सोहम शर्मा से कोई जानकारी नहीं मिस्टर ली थी। अब करण मल्होत्रा बेचैन होने लगा। पिता, आपको नहीं लगता कि शायद सोहम शर्मा को कोई समस्या आ गई है या वह असफल हो गया? आदित्य मल्होत्रा ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। करण मल्होत्रा ने तुरंत इनकार कर दिया। सोहम शर्मा कौन था? वह कोई मामूली इंसान नहीं था बल्कि ऐसा व्यक्ति था जिसे मल्होत्रा परिवार भी नाराज नहीं कर सकता था। सोहम शर्मा जैसा शक्तिशाली व्यक्ति अर्जुन कपूर को खत्म करने निकला था तो उसमें कोई संदेह नहीं था। मैं अभी सोहम शर्मा को कॉल करता हूँ। हालांकि कहते हुए भी करण मल्होत्रा के दिल में बेचैनी थी। 10 सेकंड बाद कॉल कनेक्ट हो गई। सोहम शर्मा, क्या आपने अर्जुन कपूर की समस्या सुलझा ली? करण मल्होत्रा ने विनम्रता से पूछा। सुलझा लिया? क्यों ना आप खुद अर्जुन कपूर से पूछ लें। सोहम शर्मा ने फोन अर्जुन कपूर को दे दिया। रात के खाने के बाद जब अर्जुन कपूर ईशा पटेल और उसकी मां से अलग हुआ तब वह सोहम शर्मा के विला में आया। करण मल्होत्रा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अब तो सोहम शर्मा ने अर्जुन कपूर को पूरी तरह खत्म कर दिया होगा और अब अर्जुन कपूर उससे दया की भीख मांग रहा होगा। अच्छा, करण मल्होत्रा ने प्रसन्नता से हामी भरी। लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन कपूर को अपमानित करने की तैयारी की, फोन के दूसरी ओर से एक हंसी सुनाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मल्होत्रा, जो आपने हमें एक ही झटके में कई अरब रुपए दे दिए। आप सच में एक मुफ्त में पैसे बांटने वाले इंसान हैं। अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? करण मल्होत्रा पूरी तरह चौंक गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। आपके 6 अरब से भी ज्यादा में से 4 अरब मेरे खाते में आ चुके हैं। अर्जुन कपूर ने हंसते हुए याद दिलाया। अब करण मल्होत्रा का दिल एक पल के लिए ठहर गया। आप क्या कह रहे हैं सोहम शर्मा? करण मल्होत्रा ने घबराहट में पूछा।
सोहम शर्मा ने फ़ोन वापस लिया और गुस्से में बोला, तुम समझते क्या हो अपने आप को? अर्जुन कपूर से पंगा लेना चाहते थे? क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है? ज़रा आईने में जाकर अपनी औकात देखो। अर्जुन कपूर से टकराने चले थे, ये सोचकर भी हंसी आती है। करण मल्होत्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। सोहम शर्मा, यह क्या कर रहे हो? करण मल्होत्रा ने बेबसी से पूछा, क्या कर रहे हैं? तुम्हारे 6 अरब अब मेरे और अर्जुन कपूर के बीच बढ़ चुके हैं। मुझे 1.8 अरब मिस्टर ले और अर्जुन कपूर को 4.2 अरब धन्यवाद तुम्हारे दान के लिए। सोहम शर्मा ने ठहाके लगाते हुए जवाब दिया। इस सुनते ही करण मल्होत्रा गुस्से से पागल हो गया। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया। सोहम शर्मा और अर्जुन कपूर पहले से ही मिस्टर ले हुए थे। उसके 6 अरब यूं ही चले गए। नहीं, करण मल्होत्रा ने मन ही मन चीखते हुए गुस्से में मोबाइल फेंक दिया। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह एक ओर गिरने लगा। आदित्य मल्होत्रा ने तुरंत अपने पिता को संभला। दूसरी तरफ सोहम शर्मा ने फ़ोन काट दिया। अब करण मल्होत्रा बिल्कुल टूट चुका था। पिता, अब आदित्य मल्होत्रा ने धीरे से पूछा। अब कुछ नहीं, हम हार मानते हैं। अगर अब से हमें कभी अर्जुन कपूर मुंबई में दिखे तो हमें सिर झुकाकर वहां से चले जाना चाहिए। हम उससे जीत नहीं सकते, करण मल्होत्रा ने भारी आवाज में कहा। एक पल में ऐसा लगा जैसे वह 10 साल बड़ा हो गया हो। उसने अभी अभी महसूस किया कि सोहम शर्मा जैसा ताकतवर इंसान भी अर्जुन कपूर को खुश करने की कोशिश कर रहा था। अगर वे अर्जुन कपूर से लड़ते रहे तो उनका क्या हाल होगा? अर्जुन कपूर एक ऐसा व्यक्ति था जिससे वे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। अगले दिन दोपहर अर्जुन कपूर ने अपनी कर्मचारी ज्योति चौहान को दोपहर के खाने के लिए बुलाया। ज्योति चौहान अर्जुन कपूर द्वारा खोजी गई पहली प्रतिभा थी, बल्कि वह सिर्फ एक प्रतिभा नहीं बल्कि एक जीनियस थी। अर्जुन कपूर ने उससे बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। वह कुछ समय से अंबानी ग्रुप में इंटर्नशिप कर रही थी। अर्जुन कपूर उससे पूछना चाहता था कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। खाने का स्थान था अर्जुन कपूर का स्वयं का रेस्तरां गंगा व्यू मंडप, क्योंकि मालिक ने उसे खाने पर बुलाया था। ज्योति चौहान 20 मिस्टर नट पहले ही पहुंच गई। वह खिड़की के पास एक सीट लेकर अर्जुन कपूर का इंतजार करने लगी। कुछ मिस्टर नटों बाद एक लड़की आकर उसके सामने बैठ गई, लेकिन यह अर्जुन कपूर नहीं था बल्कि एक लंबी लड़की थी जिसकी उम्र 20 के आसपास थी। ज्योति, कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है? लड़की ने मुस्कुराकर अभिवादन किया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक बनावटीपन था। उसका नाम प्रीति रेड्डी था। कई साल पहले जब वे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिल हुए थे तो पूरी मुंबई से सिर्फ 2 लड़कियां वहां पहुंची थी, प्रीति रेड्डी और ज्योति चौहान। हालांकि लोगों का सारा ध्यान हमेशा ज्योति चौहान पर ही था। प्रीति रेड्डी हमेशा इस बात से जलती थी कि ज्योति ने उसकी चमक छीन ली और अब उसे मौका मिस्टर लग गया था। ज्योति, तुमने कहाँ इंटर्नशिप की? अंबानी ग्रुप। क्या अंबानी ग्रुप? अब प्रीति रेड्डी की आंखें चमक उठी। प्रीति रेड्डी बेहद हैरान थी। यह ऐसा कुछ था जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मुंबई की निवासी होने के नाते उसने अंबानी ग्रुप के बारे में सुना था, लेकिन मुंबई में भी यह ग्रुप बहुत साधारण था। कोलकाता प्रांत या पूरे देश की तो बात ही छोड़ दो। ये जानकर कि ज्योति चौहान, जो कभी कॉलेज प्रवेश परीक्षा की टॉपर थी, जिसे एक विलक्षण प्रतिभा माना जाता था, आज इतनी बुरी हालत में थी कि उसे अंबानी ग्रुप जैसी मामूली कंपनी में इंटर्नशिप करनी पड़ी। प्रीति रेड्डी के मन में अचानक एक अजीब सी श्रेष्ठता और गर्व की भावना जाग उठी। अरे ज्योति, तुम इतनी छोटी सी कंपनी अंबानी ग्रुप में कैसे पहुंच गई? अगर तुम्हें किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इंटर्नशिप नहीं मिस्टर लिस की, तो कम से कम तुम्हें कोलकाता प्रांत की किसी बड़ी कंपनी में तो जाना चाहिए था। तुम्हारी जैसी प्रतिभा के लिए अंबानी ग्रुप जैसी घटिया कंपनी में इंटर्नशिप करना तो समय और क्षमता दोनों की बर्बादी है। प्रीति रेड्डी ने बनावटी सहानुभूति जताई, लेकिन उसकी बातों में भयंकर दिखावा और झूठेपन की झलक थी। हियर इज द ट्रांसलेटेड चैप्टर 165 फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शन एंड द ग्लॉसरी। अध्याय 165। दोनों बहुत व्यस्त थे और दोनों बहुत व्यस्त थे। तुम्हें क्या लगता है तुम अंबानी ग्रुप जैसी घटिया कंपनी में क्यों गई? प्रीति रेड्डी जटोंडिंग ने गंभीरता से पूछा। ज्योति, क्या तुम्हें किसी ने धोखा दिया? अंबानी ग्रुप का मालिक बहुत चालाक आदमी है। नहीं, मैं अंबानी ग्रुप अपनी मर्जी से गई हूँ। मुझे ना तो मालिक ने और ना ही किसी और ने बरगलाया। ज्योति चौहान जलिंग ने शांत स्वर में जवाब दिया। अपनी मर्जी से प्रीति रेड्डी चौंक गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि ज्योति चौहान जैसी प्रतिभाशाली लड़की इतनी छोटी कंपनी में अपनी मर्जी से क्यों गई। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? हालांकि प्रीति रेड्डी के मन में जलन की भावना और भी बढ़ गई। आखिरकार मैं ज्योति चौहान को दबा सकती हूँ, चाहे वह प्रवेश परीक्षा की टॉपर हो या कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अब वह सिर्फ मुंबई की एक छोटी सी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही है। हाँ, अस्थायी उपलब्धि और अस्थायी सफलता से कोई फायदा नहीं होता। जो अंत में हंसता है वही असली विजेता होता है। ज्योति, मैं अरमानी के चीन शाखा कार्यालय में इंटर्नशिप कर रही हूं और मुझे शुरुआत से ही टीम लीडर बना दिया गया है।
भविष्य में मुझे शाखा के वरिष्ठ प्रबंधन में शाम मिस्टर ल होने का मौका भी मिस्टर ल सकता है। ऐसा करते हैं ज्योति, तुम अंबानी ग्रुप छोड़ दो और हमारी अरमानी कंपनी में आ जाओ। मैं अपनी पहचान का इस्तेमाल करके तुम्हें अपनी टीम में रखवा सकती हूँ। हमारी कंपनी में एक टीम मेंबर बनना उस घटिया कंपनी के मालिक के लिए काम करने से कहीं बेहतर है। प्रीति रेड्डी ने गंभीर स्वर में कहा। वह वास्तव में ज्योति चौहान की मदद नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसे अपने अधीन काम करने के लिए मजबूर करना चाहती थी ताकि उसे मानसिक संतुष्टि मिस्टर लग सके। कोई ज़रूरत नहीं, मैं अंबानी ग्रुप में बहुत अच्छा कर रही हूँ, ज्योति चौहान ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ज्योति, अपनी जिद के कारण अपने उज्जवल भविष्य को बर्बाद मत करो। अगर तुम अंबानी ग्रुप में काम करती रही तो तुम्हें भविष्य में क्या मिस्टर लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक डायरेक्टर या मैनेजर का पद, लेकिन क्या तुम कभी एक बड़ी कंपनी की वरिष्ठ अधिकारी बन पाओगी? प्रीति रेड्डी ने हिकारत से पूछा। उपाध्यक्ष ज्योति, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगी। इससे पहले कि प्रीति रेड्डी अपनी बात पूरी कर पाती, एक दोस्ताना आवाज आए। अगले ही सेकंड अर्जुन कपूर चैन फैन वहां आया और ये देखकर प्रीति रेड्डी हैरान रह गई। तुमसे मिस्टर लवाता हूं, यह मेरे बॉस अर्जुन कपूर अंबानी ग्रुप के अध्यक्ष हैं और यह मेरी दिल्ली विश्वविद्यालय की सीनियर प्रीति रेड्डी हैं। ज्योति चौहान ने दोनों का परिचय कराया। अर्जुन कपूर को देखते ही प्रीति रेड्डी के चेहरे पर आश्चर्य की लहर दौड़ गई। ज्योति, तुम्हारा बॉस बहुत युवा है, प्रीति रेड्डी ने अविश्वास से बुदबुदाया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अंबानी ग्रुप का मालिक उसकी ही उम्र का होगा। फिर अचानक प्रीति रेड्डी को कुछ अजीब लगा। नहीं अर्जुन कपूर, अभी आपने ज्योति को क्या कहा? उपाध्यक्ष, हाँ, इसमें कोई समस्या है? अर्जुन कपूर मुस्कुराते हुए बैठ गया। यह एक मनोवैज्ञानिक रणनीति थी जिससे कर्मचारियों को कंपनी से गहरा लगाव महसूस हो। उपाध्यक्ष ज्योति, तुम्हारी अंबानी ग्रुप में क्या पोजीशन है? प्रीति रेड्डी ने आंखें चौड़ी कर दी और जिज्ञासा से पूछा। डिप्टी जनरल मैनेजर, ज्योति चौहान ने शांत भाव से उत्तर दिया। क्या? प्रीति रेड्डी पूरी तरह स्तब्ध रह गई। ज्योति चौहान केवल एक इंटर्नशिप के लिए आई थी और सीधे डिप्टी जनरल मैनेजर बन गई, यानी वह अंबानी ग्रुप के वरिष्ठ प्रबंधन में आ गई। यह अभी कुछ समय पहले प्रीति रेड्डी को खुद पर गर्व था, क्योंकि उसे अरमानी शाखा में सीधा टीम लीडर बना दिया गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह ज्योति चौहान से बहुत आगे निकल गई है। लेकिन अब उसे पता चला कि ज्योति चौहान सीधे डिप्टी जनरल मैनेजर बन गई है। टीम लीडर और डिप्टी जनरल मैनेजर की तुलना, कई लोगों को टीम लीडर से डिप्टी जनरल मैनेजर बनने में पूरी जिंदगी लग जाती है और कुछ तो कभी वहां तक नहीं पहुंचते। लेकिन ज्योति चौहान सीधे डिप्टी जनरल मैनेजर बन गई। ये तो बहुत ही ऊंची शुरुआत थी। अब प्रीति रेड्डी को समझ आया कि अर्जुन कपूर ने क्या देखा होगा ज्योति चौहान में, जिससे वह इतनी खुशी से अंबानी ग्रुप में काम कर रही थी। पर कुछ सेकंड के झटके के बाद प्रीति रेड्डी ने खुद को दिलासा दिया। ज्योति बस एक छोटी कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर बनी है, लेकिन मैं अरमानी जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम कर रही हूँ। भले ही वह अभी ऊंचे पद पर है, लेकिन मेरा भविष्य इससे कहीं बड़ा है। उपाध्यक्ष ज्योति, मैंने कंपनी का हाल ही में जायजा लिया। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, मेहनत करती रहो। कुछ समय बाद मैं तुम्हें पैटेक फिलिप मुख्यालय में एक उच्च पद पर भेजने का इंतजाम करूंगा, अर्जुन कपूर ने कहा। पैटेक फिलिप अब अर्जुन कपूर का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साम्राज्य था। हालांकि अभी वहां अर्जुन कपूर का पूरा नियंत्रण नहीं था, इसलिए उसे वहां अपने भरोसेमंद लोगों को नियुक्त करना था। जब ज्योति चौहान पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेगी तो वह उसे पैटेक फिलिप मुख्यालय भेज देगा। लेकिन ये सुनकर ज्योति चौहान और प्रीति रेड्डी दोनों के लिए यह पूरी तरह चौंकाने वाला था। क्या मैं भविष्य में पैटेक फिलिप मुख्यालय में काम करूंगी? ज्योति चौहान पूरी तरह उत्साहित हो गई। वह एक प्रतिभावान लड़की थी और इतनी बड़ी कंपनी में काम करने का अवसर उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और अगर ज्योति चौहान इतना उत्साहित थी तो प्रीति रेड्डी की हालत सोचो। प्रीति रेड्डी ने अर्जुन कपूर की ओर खाली निगाहों से देखा। मिस्टर अर्जुन, आप मजाक तो नहीं कर रहे? आप ज्योति को पैटेक फिलिप भेज सकते हैं और वह भी मुख्यालय में? क्या ये संभव है? प्रीति रेड्डी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या सोचे। क्या ये वही छोटा सा बॉस था जिसके बारे में उसने सोचा था? अध्याय 166। दोनों बहुत व्यस्त थे और दोनों पक्षों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। क्या तुम मजाक समझ रही हो? मैं उपाध्यक्ष ज्योति के साथ गंभीरता से काम पर चर्चा कर रहा हूं, अर्जुन कपूर ने गंभीरता से जवाब दिया। काम की चर्चा? प्रीति रेड्डी चौंक गई। पैटेक फिलिप के मुख्यालय में नियुक्ति करना भी काम की चर्चा में आता है? मिस्टर अर्जुन, क्या आप अंबानी ग्रुप के मालिक नहीं हैं? फिर आप पैटेक फिलिप के साथ काम की चर्चा कैसे कर रहे हैं? प्रीति रेड्डी ने उलझन में पूछा। पैटेक फिलिप की ब्रांड वैल्यू अरमानी से कहीं ज़्यादा थी। अब अरमानी की हालत इतनी खराब थी कि वह लगभग लग्जरी ब्रांड की श्रेणी से बाहर होने वाला था। प्रीति रेड्डी के सवाल पर अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है कि मैं अंबानी ग्रुप का मालिक भी हूं और पैटेक फिलिप का भी? क्या कहा? प्रीति रेड्डी अचानक खड़ी हो गई और जोर से चिल्ला उठी। अगले ही पल रेस तरह के कई लोग उसकी ओर देखने लगे। प्रीति रेड्डी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह जल्दी से बैठ गई।
अब उसने अर्जुन कपूर की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा झटका साफ झलक रहा था। तो यह मिस्टर अर्जुन सिर्फ एक छोटी कंपनी के मालिक नहीं बल्कि पूरी पैटेक फिलिप कंपनी के भी मालिक थे। क्या ये सच हो सकता है? अगर अर्जुन कपूर की बात सही थी तो ज्योति चौहान अब सीधे पैटेक फिलिप में काम कर सकती थी और वह खुद मालिक की प्रिय कर्मचारी थी। इसका मतलब था कि ज्योति चौहान सीधे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की शीर्ष व्यापारिक हस्तियों में शामिल हो सकती थी। अब तुलना करने पर अरमानी कंपनी में टीम लीडर बनने का कोई मूल्य ही नहीं बचा। भविष्य में ज्योति चौहान आसानी से उसे पछाड़ सकती थी। इस पल प्रीति रेड्डी को पूरी तरह समझ में आ गया कि ज्योति ने सही निर्णय क्यों लिया। वह पागल नहीं थी बल्कि उसकी सोच मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर थी। मिस्टर अर्जुन ज़रा चाय लीजिए। अगले ही पल प्रीति रेड्डी का रवैया 180 डिग्री बदल गया। वह तुरंत अर्जुन कपूर के लिए चाय डालने लगी, बहुत ही चापलूसी भरे अंदाज में। अब जब उसे इतना बड़ा बिजनेस टिकून मिस्टर लग गया था तो वह उसे प्रभावित करने का मौका कैसे छोड़ सकती थी। वह भी पैटेक फिलिप के मुख्यालय में काम करना चाहती थी और ऊंची छलांग लगाकर भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर की कॉर्पोरेट एलीट बनना चाहती थी। लेकिन अगर मुझे सही से याद है तो आज का डिनर सिर्फ मेरे और उपाध्यक्ष ज्योति के लिए था। हमें कंपनी के कुछ गोपनीय मामलों पर चर्चा करनी है। कृपया यहाँ से जाएं। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। उसके मन में प्रीति रेड्डी के लिए कोई सम्मान नहीं था। सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले हर व्यक्ति को अर्जुन कपूर अपनी कंपनी में जगह नहीं देता था। ठीक है। प्रीति रेड्डी तुरंत निराश हो गई। अंततः वह निराशा के साथ वहां से चली गई। अब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, इसलिए अर्जुन कपूर और ज्योति चौहान ने पैटेक फिलिप की स्थिति और कंपनी में ज्योति के भविष्य के कार्यों पर संक्षिप्त चर्चा की। पैटेक फिलिप अब अर्जुन कपूर का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था। उसे इसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना था और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकना था। अभी उसके पास पैटेक फिलिप के सिर्फ 27% शेयर थे। अगर उसके पास 50% से अधिक शेयर होते तो उसे इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी जैसे ही अर्जुन कपूर ने ये सोचा, अचानक सिस्टम की आवाज़ गूंजी। डिंग। 34 दिन पहले संबंध तोड़ने के बदले आपको पैटेक फिलिप के 10% शेयर का इनाम मिस्टर ल है। अब अर्जुन कपूर के पास 37% शेयर हो गए थे। अब सिर्फ 13% शेयर और चाहिए थे और फिर वह पैटेक फिलिप पर पूरा नियंत्रण पा सकता था। अब उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अगर उसे 1-2 और इनाम या कोई टास्क पूरा करने का मौका मिस्टर ला तो वह 50% से अधिक हिस्सेदारी पा सकता था। दिन के बाद खाने के बाद ज्योति चौहान वापस अंबानी ग्रुप लौटने वाली थी। लेकिन जाने से पहले उसने दिल से कहा, मिस्टर अर्जुन, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी। मैं पूरी मेहनत करूंगी। ज्योति वास्तव में अर्जुन कपूर की आभारी थी। उसका अंबानी ग्रुप ज्वाइन करने का फैसला उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। मेहनत करते रहो और मैं तुम्हें भविष्य में और भी बड़ा मंच दूंगा। अर्जुन कपूर ने उसे प्रेरित किया। इसके बाद दोनों अलग हो गए। दोपहर 2 बजे अर्जुन कपूर को सागर मिस्टर त्रोशन ग्रुप के अध्यक्ष का फोन आया। उन्होंने अर्जुन कपूर को एक चौंकाने वाली खबर दी। कपूर ओशन शिपिंग कंपनी पूरी तरह खत्म होने वाली है। कपूर परिवार का संकट। कपूर परिवार पहले ही स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप के दिवालियापन से सदमे में था। अब कुछ दिनों के आराम के बाद विजय कपूर आखिरकार थोड़ा संभल पाया था। उसने तुरंत परिवार के सभी मुख्य सदस्यों को कपूर विला में बुलाया। घबराओ मत, ये सिर्फ एक कंपनी का नुकसान है। ये हमारे लिए नया नहीं है। विजय कपूर ने जोश में कहा, हमने सिर्फ एक उद्योग खोया है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम अर्जुन कपूर को हरा सकें और उसे रेड्डी परिवार की बेटी से शादी करने पर मजबूर कर दे तो हमारा नुकसान तुरंत पूरा हो सकता है। जैसे ही रेड्डी परिवार हमारी मदद करेगा, हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। विजय कपूर की बात सुनकर सभी सदस्यों में एक नई ऊर्जा आ गई। हाँ, अगर हम अर्जुन कपूर को खत्म कर दें तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दादाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी सहमत हुए। हमारे पास अभी भी कपूर ओशन शिपिंग कंपनी जैसी कंपनियां हैं। हमारी जड़ें अब भी मजबूत हैं। लेकिन तभी मालिक, बुरी खबर, कपूर ओशन शिपिंग कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो गई है। फोन पर यह सुनते ही विजय कपूर की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अध्याय 167। बूढ़ा आदमी बेहद गुस्से में था। विजय कपूर का चेहरा अचानक बहुत भयानक हो गया। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। विजय कपूर ने फोन के दूसरी ओर मौजूद कर्मचारी को गुस्से में डांटा। इस समय वह इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अभी अभी उसने कपूर परिवार के अन्य सदस्यों से बात करके उनका मनोबल बढ़ाया था। इसके लिए उसने कपूर ओशन शिपिंग कंपनी का उदाहरण तक दिया था। पर जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, कुछ ही सेकंड बाद उसके कर्मचारियों ने उसे बताया कि कपूर ओशन शिपिंग कंपनी दिवालिया हो गई। हालांकि किसी ने उसे मारा नहीं था, लेकिन विजय कपूर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। मालिक, कपूर ओशन शिपिंग कंपनी सच में दिवालिया हो गई है। ये सब इस तरह हुआ। कर्मचारी ने लाचारी में जवाब दिया और पूरी स्थिति समझाई।
धड़ाम जैसे ही विजय कपूर ने सुना, उसका मोबाइल सीधा हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया, जैसे उसमें खून ही ना बचा हो। विजय कपूर ने एक लंबी आह भरी और वह अचानक कई साल बड़ा लगने लगा। जब स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप दिवालिया हुआ था तब भी उसे इस सच्चाई को स्वीकार करने में कई दिन लग गए थे। अब उसे बताया गया कि कपूर ओशन शिपिंग कंपनी भी खत्म हो गई। कुछ ही दिनों में कपूर परिवार की कुल संपत्ति आधी हो गई। उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके ये संपत्ति बनाई थी और अब इतनी जल्दी उसका आधा हिस्सा चला गया। विजय कपूर इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। पिता, क्या हुआ दादाजी, क्या बात है? विजय कपूर के चेहरे की भयानक प्रतिक्रिया देखकर कपूर परिवार के लोग परेशान हो गए। अभी कुछ ही समय पहले उसने फ़ोन उठाया था और किसी को पता नहीं था कि आखिर फ़ोन पर क्या कहा गया था। कपूर ओशन शिपिंग कंपनी दिवालिया हो गई। विजय कपूर ने चिंता में जवाब दिया, क्या कपूर ओशन शिपिंग कंपनी दिवालिया हो गई? ये कैसे हो सकता है? हमारी कंपनी तो अच्छा कर रही थी, अचानक दिवालिया कैसे हो गई? यह असंभव है। कपूर परिवार के सदस्य हैरान रह गए। अभी अभी जो उत्साह उनमें जागा था वह एक ही झटके में गायब हो गया। पहले स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप और अब कपूर ओशन शिपिंग कंपनी, उनके नुकसान अब साधारण नहीं रह गए थे। पूरे कपूर परिवार में सन्नाटा छा गया। दादाजी, ये किसने किया? आदित्य कपूर ने गुस्से में पूछा। ये सब सागर मिस्टर थ्रोशन ग्रुप का कियाधरा है। सागर मिस्टर थ्रोशन ग्रुप की कुल संपत्ति दयों अरब की है और यह कोलकाता प्रांत की सबसे शक्तिशाली शिपिंग कंपनी है। उन्होंने हम पर अचानक हमला किया और हमारी कपूर ओशन शिपिंग कंपनी को कोई मौका ही नहीं। मिस्टर लॉ, विजय कपूर ने जवाब दिया, सागर मिस्टर थ्र ओशन ग्रुप, हमने उनका क्या बिगाड़ा था? आदित्य कपूर और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। पिता, मेरे पास एक खबर है लेकिन मुझे नहीं पता कि बतानी चाहिए या नहीं। किनारे पर खड़ी अंजलि कपूर ने कुछ देर सोचा और फिर झिझकते हुए कहा, बोलो। विजय कपूर ने गहरी आवाज में कहा, अब तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि बताने या ना बताने जैसी कोई बात नहीं रह गई थी। पिता अर्जुन कपूर, वह छोटा दुष्ट शायद सागर मिस्टर थ्रोशन ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरधारक है। अब सागर मिस्टर थ्रोशन ग्रुप ने हम पर हमला किया है तो मुझे पूरा यकीन है कि यह सब उसी अर्जुन कपूर की साजिश है। अंजलि कपूर ने धीमे स्वर में जवाब दिया, क्या अर्जुन कपूर सागर मिस्टर थ्रोशन ग्रुप का प्रमुख शेयरधारक है? तो यही वजह है कि सागर मिस्टर थ्रोशन ग्रुप ने हम पर हमला किया। मतलब ये सब उसी कमबख्त अर्जुन कपूर की साजिश थी। खबर सुनते ही पूरे कपूर परिवार के लोग सन रह गए। धड़ाम विजय कपूर, जो सबसे आगे बैठा था, जब उसे पता चला कि अर्जुन कपूर इसके पीछे है तो वह इतना गुस्से में आ गया कि उसने अपनी सबसे पसंदीदा लाखों की कीमती पोर्सिलेन को जमीन पर फेंक कर चकनाचूर कर दिया। परिवार में कुछ लोग इस खबर को सुनकर हैरान भी थे। अर्जुन कपूर ने उनके पूरे उद्योग को तबाह कर दिया था। इतनी जल्दी? अब इस परिवार को एहसास हुआ कि अर्जुन कपूर सच में अविश्वसनीय था। पिता, क्या हमने अर्जुन कपूर को परिवार से निकालकर गलती कर दी? इस समय राकेश कपूर, जो कपूर परिवार का चौथा बेटा था, धीरे से बोला, अगर हमने अर्जुन कपूर से रिश्ता नहीं तोड़ा होता तो आज कपूर परिवार शायद मुंबई का सबसे अमीर परिवार बन चुका होता। चौथे बेटे, तुमने क्या कहा? पहले से ही गुस्से में भरे हुए विजय कपूर और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। थप्पड़! विजय कपूर ने गुस्से में आकर राकेश कपूर के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। तुम तुरंत जाकर कुलदेवता कक्ष में घुटनों के बल बैठो, विजय कपूर ने आदेश दिया। आज के बाद अगर घर में किसी ने भी यह बात दोहराई तो उसे कपूर परिवार से निकाल दिया जाएगा, विजय कपूर ने गुस्से से कहा। पूरा कपूर परिवार चुप हो गया। लेकिन अब विजय कपूर सोचने लगा, अब उनका आधे से ज्यादा साम्राज्य खत्म हो चुका था। अब तो वे अर्जुन कपूर से टकराने के लिए भी तैयार नहीं थे। पर विजय कपूर अब भी रेड्डी परिवार से मदद मांगना नहीं चाहता था। तभी उसकी नज़र आदित्य कपूर पर पड़ी और उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। आदित्य, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो, हमें चौधरी परिवार की मदद चाहिए। आदित्य कपूर की गर्लफ्रेंड चौधरी परिवार से थी, जो कपूर परिवार से अधिक शक्तिशाली था। अब कपूर परिवार चौधरी परिवार का सहारा लेना चाहता था ताकि वे अर्जुन कपूर से बदला ले सकें। समझ गया दादाजी, मैं इस मामले को देख लूंगा। दूसरी ओर अर्जुन कपूर अपनी हर्षित सॉफ्टवेयर कंपनी में पहुंचा। बॉस, कंपनी को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही अर्जुन कपूर पहुंचा, तारक सिन्हा घबराए हुए आया और बोला। अर्जुन कपूर ने हल्का सा भान उठाया और पूछा, क्या समस्या है? अध्याय 168, कंपनी संकट में थी। बॉस, हमारी कंपनी के पास अब पर्याप्त जगह नहीं बची है, तारक सिन्हा ने चिंतित स्वर में कहा। पहले अर्जुन कपूर ने अपनी हर्षित सॉफ्टवेयर कंपनी को स्वाद ग्रुप की एक खाली मंजिल पर स्थापित किया था। शुरुआत में कर्मचारियों की संख्या कम थी और जगह पूरी तरह से पर्याप्त थी। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, खासकर जब तानिया हेड हंटिंग कंपनी ने अर्जुन कपूर के निर्देशों पर कई तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती की, तो जगह कम पड़ने लगी। अब जगह की भारी कमी थी और बॉस, दो कंपनियों का एक ही जगह पर होना बहुत असुविधाजनक हो गया है, तारक सिन्हा ने आगे कहा। कर्मचारियों के बीच मतभेद और झगड़े भी हो रहे थे, जिससे कार्यक्षमता पर असर पड़ रहा था।
तभी डिंग मिस्टर शंजारी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए एक उपयुक्त कार्यालय स्थान खोजें। समय सीमा 3 घंटे के भीतर इनाम उच्च स्तरीय चित्रकला कौशल स्केचंग भारतीय चित्रकला ऑयल पेंटिंग आदि इनाम 143 अनुभव अंक। अर्जुन कपूर ने ये देखकर कुछ पल सोचा। इस बार सिस्टम उसे उच्च स्तरीय चित्रकला का कौशल देने वाला था। अगर वह इस मिस्टर क्षण को पूरा करता तो उसके पास संगीत, शतरंज और अब चित्रकला में मास्टर स्तर का कौशल होता। साथ ही इससे ईशा पटेल की मां उसकी भविष्य की सास की नज़रों में उसका सम्मान और भी बढ़ जाता। अब समय आ गया है कि हम एक बड़ा और आधिकारिक कार्यालय लें। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। जाओ और पता करो कि मुंबई में कोई उपयुक्त ऑफिस बिल्डिंग उपलब्ध है या नहीं। बॉस, मैंने पहले ही कुछ जगहों की जानकारी जुटा ली है। कृपया देखिए। तारक सिन्हा ने तुरंत कुछ कार्यालय भवनों की सूची दी। अर्जुन कपूर संतुष्ट हुआ। अच्छा किया। फिर उसने फाइलें देखी और कुछ ही मिनटों में निर्णय लिया। ये वाली बिल्डिंग ठीक रहेगी। उसने सबसे बड़ी, सबसे अच्छी सुविधाओं वाली और सर्वोत्तम स्थान पर स्थित इमारत को चुना। चलो इसे देखने चलते हैं। कार्यालय भवन का निरीक्षण। अर्जुन कपूर और तारक सिन्हा तुरंत ड्राइवर के साथ उस कार्यालय भवन पर गए। रास्ते में तारक सिन्हा ने इमारत के मालिक के प्रतिनिधि से संपर्क किया। जब वे वहां पहुंचे तो एक चश्मा पहने व्यक्ति पहले से इंतजार कर रहा था। नमस्ते, मैं इस ऑफिस बिल्डिंग के मालिक का आधिकारिक प्रतिनिधि हूं। उसने अपना परिचय दिया। आपका मालिक खुद क्यों नहीं आया? तारक सिन्हा ने पूछा। हमारे मालिक बहुत व्यस्त हैं। सामान्य सौदों की देखभाल मैं ही करता हूं। ये हमारे बॉस मिस्टर अर्जुन कपूर हैं। तारक सिन्हा ने परिचय कराया। नमस्ते मिस्टर कपूर, कृपया मेरे साथ आइए, प्रतिनिधि ने विनम्रता से कहा और अंदर ले गया। मिस्टर कपूर, हमारी यह इमारत एक ग्रेड ऑफिस बिल्डिंग है जिसमें 28 मंजिलें हैं। प्रत्येक मंजिल का क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग मीटर है। प्रतिनिधि ने विस्तार से जानकारी दी। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरी इमारत का दौरा कर लिया और अर्जुन कपूर इससे पूरी तरह संतुष्ट था। डील तय करना मिस्टर कपूर, यहाँ का किराया 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन है। इस हिसाब से पहली मंजिल का मासिक किराया 1.44 मिस्टरियन होगा, लेकिन मैं आपको छूट देकर इसे 1.4 मिस्टरलियन कर सकता हूँ। आपको कितनी मंजिलें चाहिए? पूरी इमारत, अर्जुन कपूर ने सीधा जवाब दिया। क्या? प्रतिनिधि अवाक रह गया। पूरी बिल्डिंग? अगर आप पूरी इमारत किराए पर लेना चाहते हैं तो हम और भी बड़ी छूट दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन कपूर ने उसे टोक दिया। किराया बहुत झंझट वाला होता है। मैं पूरी इमारत खरीदना चाहता हूँ। क्या पूरी बिल्डिंग खरीदना? प्रतिनिधि चौंक गया। आपकी पूरी इमारत की कीमत कितनी है? अर्जुन कपूर ने आराम से पूछा। मिस्टर कपूर, ये बहुत बड़ा सौदा है। मैं खुद फैसला नहीं कर सकता। कृपया कुछ समय दें, मैं अपने मालिक से बात करता हूँ। बिल्डिंग के मालिक से मुलाकात। प्रतिनिधि तुरंत अपने मालिक को फ़ोन करने चला गया। क्या कोई पूरी बिल्डिंग खरीदना चाहता है? यह मजाक लग रहा है। बिल्डिंग के मालिक को विश्वास नहीं हुआ। लगता है कि यह सच है। प्रतिनिधि ने जवाब दिया। यह असंभव है। बिल्डिंग का मालिक अभी भी संशय में था। ठीक है, मैं खुद मिस्टर अल ने आ रहा हूँ। 10 मिनट बाद बिल्डिंग के मालिक खुद आ पहुँचे। तो आपकी इमारत कितने में मिस्टर लेगी? अर्जुन कपूर ने सीधे पूछा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं मांगूंगा। 900 करोड़ में आपको ये पूरी बिल्डिंग मिस्टर ले जाएगी। बिल्डिंग के मालिक ने लापरवाही से कहा, क्योंकि उसे नहीं लगा कि सामने वाला युवक इतनी बड़ी डील कर सकता है। 900 करोड़ ठीक है। अर्जुन कपूर ने तुरंत अपना चेक बुक निकाला और 900 करोड़ का चेक लिख दिया। लीजिए, अब से यह बिल्डिंग मेरी है। उसने चेक टेबल पर रख दिया। 900 करोड़। बिल्डिंग के मालिक के होश उड़ गए। डील पक्की। ठीक है, ठीक है, अब से यह बिल्डिंग आपकी है। बिल्डिंग मालिक खुशी से बोला। दोनों पक्षों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अब यह एक ग्रेड ऑफिस बिल्डिंग आधिकारिक रूप से अर्जुन कपूर की संपत्ति बन गई। जैसे ही अर्जुन कपूर ने कलम रखी, डिंग मिस्टर शन पूरा हुआ। अध्याय 169 नया काम पूरा हुआ। डिंग सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए उपयुक्त कार्यालय स्थान ढूंढ लिया गया। मिस्टर शन पूरा हुआ। बधाई हो, आपको उच्च स्तरीय चित्रकला कौशल प्राप्त हुआ, जिसमें स्केचिंग, भारतीय चित्रकला, ऑयल पेंटिंग आदि शामिल हैं। बधाई हो, आपको 143 अनुभव अंक प्राप्त हुए। एक विशाल ज्ञान प्रवाह अर्जुन कपूर के दिमाग में समा गया। कुछ ही समय में अर्जुन कपूर ने उच्च स्तरीय चित्रकला कौशल में महारत हासिल कर ली और वह एक शीर्ष चित्रकार बन गया। अब तक उसने शतरंज, सुलेख और चित्रकला की कला को पूरी तरह सीख लिया था। अब सिर्फ संगीत, पियानो का ज्ञान बाकी था। अब इंतजार है कि अगली बार मुझे संगीत में महारत हासिल करने का पुरस्कार। मिस्टर ले। कार्यालय भवन का अधिग्रहण पूरा करने के बाद उसके पूर्व मालिक ने अपने लोगों के साथ इमारत छोड़ दी। तुम तुरंत एक मूविंग कंपनी को बुलाओ और 3 दिनों के भीतर सारा सामान यहाँ शिफ्ट करवा दो ताकि हम काम शुरू कर सकें। अर्जुन कपूर ने आदेश दिया। जी बॉस, मैं अभी इस पर काम करता हूँ, तारक सिन्हा ने जवाब दिया और तुरंत काम पर लग गया। इसके बाद अर्जुन कपूर भी वहाँ से निकल गया।
ईशा पटेल के विला में दोपहर को जब दिया पटेल क्लास से लौटी तो उसने देखा कि उसकी बहन ईशा पटेल, जो आमतौर पर उनकी मां के साथ समय बिताती थी, विला में नहीं थी। उसने तुरंत अपनी बहन को कॉल किया। मैं कंपनी के कुछ काम निपटा रही हूँ। ईशा पटेल ने जवाब दिया, दीदी तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ये सब तो तुम्हारे अधीनस्थ भी कर सकते हैं। दया पटेल ने सवाल किया। वह खुद आराम पसंद थी। उनके पास इतनी संपत्ति थी कि 10 जन्मों तक पैसा खत्म नहीं होगा। फिर मेहनत करने की क्या जरूरत? आराम से जीवन जीना क्या गलत है? अगर मैं ये काम अपने अधीनस्थों पर छोड़ दूं तो कंपनी की परफॉर्मेंस और कमाई बहुत गिर जाएगी। अब हमारा सालाना पारिवारिक मूल्यांकन भी करीब आ रहा है। मुझे इस बार अच्छे अंक लाने ही होंगे ताकि मुझे परिवार के अधिक शक्तिशाली उद्योग में स्थानांतरित किया जाए। ईशा पटेल ने दृढ़ता से कहा, आप पर दीदी, तुम तो पहले किसी बड़े उद्योग में नहीं जाना चाहती थी, फिर अब अचानक ऐसा क्यों चाह रही हो? ऐसा क्या बदल गया? दया पटेल ने उत्सुकता से पूछा। पिछले साल उसकी बहन के पास एक बेहतर और शक्तिशाली कंपनी में जाने का मौका था, लेकिन उसने खुद मना कर दिया था। अब अचानक उसका मन क्यों बदल गया? अर्जुन कपूर के लिए, ईशा पटेल ने गंभीरता से जवाब दिया। अब जब वह अर्जुन कपूर की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी तो उसे उसका साथ देना था। कपूर परिवार को नष्ट करने के लिए अर्जुन को किसी की जरूरत नहीं थी। वह इसे अकेले ही कर सकता था। लेकिन रेड्डी परिवार अलग मामला था। वे एक विशाल व्यापारिक ताकत थे। ईशा पटेल को भी शक्ति चाहिए थी ताकि वह रेड्डी परिवार से टक्कर ले सके। साथ ही रेड्डी परिवार की बेटी उसके आदमी अर्जुन पर दावा जताने की हिम्मत कर रही थी। क्या मैं इसे चुपचाप देख सकती हूँ? अगर ईशा पटेल अपनी स्थिति को परिवार में और मजबूत कर सके तो उसे जरूरी संसाधन और ताकत मिस्टर ला सकती थी, जिससे रेड्डी परिवार से निपटना आसान हो जाता। अब तक उसकी मां अर्जुन को स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन उसके पिता ने नहीं। अगर उसके पिता भी अर्जुन कपूर को स्वीकार कर लेते तो पूरा रेड्डी परिवार खत्म हो सकता था। लेकिन अपने पिता को मनाना आसान नहीं था। इसलिए ईशा पटेल ने फैसला किया कि वह अपनी कड़ी मेहनत से अपनी स्थिति और ताकत बढ़ाएगी ताकि वह खुद अर्जुन की मदद कर सके। दीदी तुम सच में एक आदर्श पत्नी बन रही हो, दया पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि दादी हमेशा कहती थी कि तुम एक भाग्यशाली पत्नी हो। अब जब उसकी बहन व्यस्त थी तो दया पटेल अपनी मां के साथ अधिक समय बिताने लगी। कपूर परिवार के भीतर जासूस। उसी समय अर्जुन कपूर ने अपनी कार से विला की ओर जाते हुए सृष्टि कपूर का कॉल उठाया। सृष्टि कपूर अर्जुन कपूर की कपूर परिवार में रखी गई जासूस थी। उसने पूरी रिपोर्ट दी। अब जब कपूर ओशन शिपिंग कंपनी दिवालिया हो चुकी थी तो विजय कपूर समझ चुके थे कि उनके परिवार की ताकत अर्जुन कपूर से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए विजय कपूर ने आदित्य कपूर को चौधरी परिवार से मदद मांगने भेजा। हम चौधरी परिवार, अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान दी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किसे बुलाएं, वे कपूर परिवार को बचा नहीं सकते, अर्जुन कपूर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। अब कपूर परिवार अपने अंतिम संघर्ष में था। कोई भी उन्हें दिवालियापन से नहीं बचा सकता था। पर सावधान रहिए, चौधरी परिवार बहुत शक्तिशाली है, सृष्टि कपूर ने चेतावनी दी। मुझे पता है, तुम कपूर परिवार पर नज़र बनाए रखो, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। अब ये चौधरी परिवार उसे दिलचस्प लगने लगा था। चाय के लिए आमंत्रण। जब अर्जुन कपूर विला के पास पहुंच रहा था उसे अचानक एक संदेश मिस्टर ला श्यामनाथ शर्मा ने उसे चाय पर मिस्टर अलने का निमंत्रण दिया था। यह एक अच्छा अवसर हो सकता है चौधरी परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करने का। इसलिए अर्जुन कपूर ने दिशा बदलकर श्यामनाथ शर्मा के घर की ओर गाड़ी मोड़ ली। श्यामनाथ शर्मा का घर 20 मिनट बाद अर्जुन कपूर वहां पहुंच गया। नौकर ने उसे सीधे श्यामनाथ शर्मा के अध्ययन कक्ष तक पहुंचाया। वहां कुछ मेहमान भी मौजूद थे जो एक सुलेख कृति की चर्चा कर रहे थे। अर्जुन, तुम सुलेख जानते हो? श्यामनाथ शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। थोड़ा बहुत, अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा, आओ इस कृति को देखो और अपनी राय दो। ये सुलेख तो बहुत साधारण है, अर्जुन कपूर ने टिप्पणी दी। क्या? एक लंबे बालों वाला व्यक्ति गुस्से में उठ खड़ा हुआ। तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? अध्याय 170। बूढ़ा व्यक्ति अपने रुतबे पर बहुत गर्व महसूस कर रहा था। तुम्हारी पहचान क्या है और इसका मेरी समीक्षा से क्या संबंध? अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, इसका तुम्हारी समीक्षा से कोई संबंध नहीं। ये तो बहुत बड़ा संबंध रखता है, लंबे बालों वाला आदमी व्यंग्यात्मक हंसी के साथ बोला। युवक श्रीमान सुनील दत्त दकिया सुलेखाकार संघ के सदस्य हैं और एक प्रसिद्ध सुलेख विशेषज्ञ हैं। तुमने उनकी सुलेख को साधारण कह दिया। ये तो सरासर बकवास है। पास खड़ा एक आदमी गर्व से बोला। श्रीमान सुनील दत्त दकिया सुलेखाकार संघ के सदस्य थे। यह एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था थी और इसका सदस्य बनना बहुत कठिन था। दकिया सुलेखाकार संघ का सदस्य बड़ा प्रभावशाली नाम है, लेकिन दुर्भाग्य से नाम प्रतिभा को साबित नहीं करता, अर्जुन कपूर ने शांति से जवाब दिया। आजकल सुलेख की दुनिया में बहुत सारे अजीबोगरीब लोग भरे पड़े हैं। कहावत सुनी है, असली मास्टर गुमनाम घूमते हैं और जोकर मंच पर होते हैं। अर्जुन कपूर के इस बयान पर कुछ समय तक कोई जवाब नहीं दे सका।
वे जानते थे कि यह सच था। अब हर कोई बड़ी बड़ी उपाधियां रखता था, लेकिन असली हुनर बहुत कम लोगों में बचा था। कमाल है, तुम तो बहुत अच्छे तर्क देने लगे। सुनील दत्त अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। अगर तुम्हें मेरी सुलेख साधारण लगती है तो बताओ इसमें क्या गलत है। उन्होंने चैलेंजिंग लहजे में पूछा। तो सुनो, तुमने सैक्रिफिशियल एसिफ नेफ्यू के दूसरे सर्वश्रेष्ठ रनिंग स्क्रिप्ट को कॉपी करने की कोशिश की है। सबसे पहले तुम्हारे मिस्टर ग शब्द में कोई मजबूती नहीं है, ये बिना हड्डी वाले इंसान जैसा लग रहा है। और दूसरी बात, अर्जुन कपूर ने बिना रुके सुनील दत्त की सुलेख में कई दोष गिनाए। वहां मौजूद लोगों ने जब ये तर्क सुने तो उन्हें भी यह सही लगे। एक ही पल में सुनील दत्त का चेहरा उतर गया। हमफ, तुम केवल शब्दों के खेल में अच्छे हो। अगर तुम सच में इतने माहिर हो तो खुद लिख कर दिखाओ। सुनील दत्त ने तंज कसा। हाँ, अगर हिम्मत है तो खुद लिख कर दिखाओ। सिर्फ बात करने से क्या फ़ायदा? अगर सच में इतने महान हो तो लिख कर दिखाओ। उनकी चापलूसी करने वाले दो लोगों ने भी हामी भरी। डिंग, मिस्टर शंजारी, स्वयं सुलेख लिखो और इन लोगों को असली सुलेख दिखाओ। समय सीमा 1 घंटा। इनाम पैटिक फिलिप के 8% शेयर। इनाम 142 अनुभव अंक। अर्जुन कपूर बिना कुछ बोले डेस्क के पास गया, नया चावल का कागज़ लिया और ब्रश उठाकर लिखना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में एक सुंदर और बहाव वाली रनिंग स्क्रिप्ट का काम तैयार हो गया। श्यामनाथ शर्मा, सुनील दत्त और बाकी लोग पास आकर देखने लगे। क्या? जैसे ही उन्होंने लिखा हुआ देखा, सभी हैरान रह गए। खासतौर पर सुनील दत्त, जो पहले मजाक उड़ा रहे थे। अब उनके चेहरे पर अविश्वास था। यह उनका चेहरा लाल पड़ गया। ये सच नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सुनील दत्त ने अपनी आंखें चौड़ी करके शब्द दर शब्द जांच शुरू कर दी। कोई भी गलती पकड़ने की कोशिश में वह हर अक्षर को ध्यान से देखने लगे। लेकिन ये परफेक्ट है। पूरे लेख को पढ़ने के बाद सुनील दत्त और भी अधिक सदमे में थे। इसमें एक भी त्रुटि नहीं है। शानदार मिस्टर अर्जुन, बहुत प्रतिभाशाली हैं। श्यामनाथ शर्मा ने प्रशंसा की। अब वह अर्जुन कपूर को पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण मानने लगे थे। मुझे माफ़ करें मिस्टर अर्जुन, मैंने पहले घमंड दिखाया था, लेकिन आप मुझसे कहीं बेहतर हैं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सुनील दत्त ने झुककर अर्जुन कपूर से माफ़ी मांगी। आपका सुलेख उच्चतम स्तर का है, लगभग हमारे दकिया सुलेखाकार संघ के शीर्ष सुलेखकों के बराबर। उनकी आवाज़ में सम्मान झलक रहा था। डिंग, मिस्टर क्षण पूरा हुआ। इनाम पैटिक फिलिप के 8% शेयर। इनाम 142 अनुभव अंक। अब अर्जुन कपूर के पास पैटिक फिलिप के 45% शेयर हो चुके थे। 50% के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ 5% और चाहिए थे। बैठक के बाद अब सुनील दत्त और उनके साथी वहां अधिक देर नहीं रुके। वे बहाने बनाकर वहां से चले गए। अब श्यामनाथ शर्मा ने खुद उठकर अर्जुन कपूर को चाय परोसी। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद अर्जुन कपूर ने सीधे मुद्दे पर आकर पूछा, श्यामनाथ जी, मुझे लखनऊ के चौधरी परिवार के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। चौधरी परिवार? क्या मिस्टर अर्जुन का चौधरी परिवार से कोई टकराव हुआ है? श्यामनाथ शर्मा तुरंत गंभीर हो गए। अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही होगा। अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तो फिर मिस्टर अर्जुन को बहुत सतर्क रहना होगा। चौधरी परिवार से टकराना आसान नहीं है। श्यामनाथ शर्मा ने गंभीरता से चेतावनी दी। मुझे बताएं, चौधरी परिवार की असली ताकत क्या है? अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में पूछा। कुछ देर सोचने के बाद श्यामनाथ शर्मा ने चौधरी परिवार के बारे में बताना शुरू किया। मिस्टर अर्जुन, चौधरी परिवार एक बहुत ही खास परिवार है। अध्याय 171, एक बहुत ही खास अस्तित्व। ये कितना खास है? अर्जुन कपूर ने जिज्ञासा से पूछा। ऐसे समझिए, श्री कपूर लखनऊ चौधरी परिवार का वर्तमान मुखिया एक गौण शाखा से है, और वह एक महिला है। श्यामनाथ शर्मा ने अर्थपूर्ण ढंग से उत्तर दिया। क्या यह अर्जुन कपूर की अपेक्षाओं से परे था? एक समृद्ध परिवार के पूर्व सदस्य के रूप में वह समृद्ध परिवारों के अनकहे नियमों से भली भांति परिचित था। गौण शाखा से होने के साथ साथ एक महिला आमतौर पर समृद्ध परिवारों में ऐसे लोगों के लिए परिवार के मुखिया की पदवी से दूरी बनी रहती है। लेकिन अब लखनऊ चौधरी परिवार का मुखिया वास्तव में एक महिला, और वह भी गौशाखा से है। ये तो लखनऊ चौधरी परिवार में कुछ खास बात है। लखनऊ चौधरी परिवार अन्य समृद्ध परिवारों से अलग है। उनके यहाँ परिवार के मुखिया का पद किसी भी लिंग और किसी भी शाखा के सदस्य के लिए खुला है। जो भी परिवार का सदस्य है वह इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जब तक किसी को लखनऊ चौधरी परिवार के शीर्ष नेताओं में से 2/3 से अधिक का समर्थन प्राप्त है, वह अगला मुखिया बन सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई 80% से अधिक समर्थन प्राप्त कर ले तो वह वर्तमान मुखिया को भी हटा सकता है। श्यामनाथ शर्मा ने विस्तार से बताया। इसी वजह से लखनऊ चौधरी परिवार का हर मुखिया बेहद सक्षम होता है। हालांकि यह परिवार हाल ही में स्थापित हुआ है, लेकिन ये पहले ही लखनऊ प्रांत का एक बहुत शक्तिशाली परिवार बन चुका है। ये सुनकर लगता है कि लखनऊ चौधरी परिवार वाकई अलग है। अर्जुन कपूर भी कुछ भावुक हो गया। किसी भी शाखा या वंश के व्यक्ति को परिवार का मुखिया बनने की अनुमति देना वास्तव में प्रत्येक पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का चयन करने का एक तरीका हो सकता है।
लेकिन इसे सुनकर ये परिवार किसी पारंपरिक परिवार की तरह नहीं लगता बल्कि एक बड़ी कंपनी की तरह अधिक प्रतीत होता है, जहां केवल योग्य व्यक्ति ही शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। लखनऊ चौधरी परिवार वास्तव में सभी समृद्ध परिवारों में एक असामान्य उदाहरण है। निश्चित रूप से इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हैं। श्यामनाथ शर्मा ने गहरी भावना के साथ कहा, इसका लाभ यह है कि हर मुखिया अत्यधिक सक्षम होता है और परिवार को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। लेकिन नुकसान भी उतने ही स्पष्ट हैं। नुकसान यह है कि परिवार के अंदर संघर्ष एक खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। इस परिवार में संघर्ष साधारण समृद्ध परिवारों की तुलना में कई गुना अधिक भयंकर है, विशेष रूप से अब जब परिवार का मुखिया गौण शाखा से है। उसके सत्ता में आने के बाद उसने गौण शाखा को पूरी तरह से समर्थन दिया, जिससे उनकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई और इससे लखनऊ चौधरी परिवार की मुख्य शाखा में जबरदस्त असंतोष उत्पन्न हो गया। अंदरूनी संघर्ष बाहरी संघर्ष से भी अधिक भयावह हो गया है। लखनऊ चौधरी परिवार के इस दृष्टिकोण से पारिवारिक भावनाएं कमजोर होती हैं और प्रतिस्पर्धा काफ़ी तीव्र हो जाती है। यही कारण है कि कई बड़े परिवार इसे स्वीकार नहीं कर सकते और इस परिवार को एक असामान्य परिवार के रूप में देखा जाता है। अगर श्री कपूर लखनऊ चौधरी परिवार से टकराते हैं तो आप मेरे कहे हुए शब्दों पर ध्यान से विचार कर सकते हैं। अंत में श्यामनाथ शर्मा ने अर्जुन कपूर को अर्थपूर्ण ढंग से चेतावनी दी। अर्जुन कपूर ने कुछ देर सोचा और तुरंत समझ गया कि श्यामनाथ शर्मा का क्या मतलब था। क्योंकि इस परिवार में प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र है, वह इसका उपयोग लखनऊ चौधरी परिवार से निपटने के लिए कर सकता है। चाहे आदित्य कपूर की प्रेमिका संजना चौधरी चीसी इस परिवार की गौण शाखा से हो या मुख्य शाखा से, वह हमेशा दूसरी गुट से संपर्क कर सकता है। आखिरकार दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस तरह लखनऊ चौधरी परिवार से निपटना काफ़ी आसान हो जाएगा। धन्यवाद। श्री श्यामनाथ अर्जुन कपूर ने जानबूझकर कहा। श्री कपूर, आपने मुझे किस बात के लिए धन्यवाद दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, हम तो बस चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। श्यामनाथ शर्मा ने चालाकी से बात टालने की कोशिश की। अगर स्थिति इतनी गंभीर ना होती तो श्यामनाथ शर्मा भी लखनऊ चौधरी परिवार से सीधा टकराव नहीं चाहते थे। अर्जुन कपूर ने श्यामनाथ शर्मा का इशारा समझ लिया और रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कोई और बात नहीं की। शाम को अर्जुन कपूर जब घर लौटा तो उसे सृष्टि कपूर का एक संदेश मिला। इस बार सृष्टि कपूर ने अर्जुन कपूर को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसके अनुसार आदित्य कपूर की प्रेमिका का नाम संजना चौधरी है और वह वर्तमान में लखनऊ चौधरी परिवार की मुखिया की बेटी है। संजना चौधरी लखनऊ चौधरी परिवार की मुखिया की बेटी यानी कि कपूर परिवार की साझेदारी इस परिवार की गौण शाखा से होगी। अर्जुन कपूर ने धीरे से कहा, अब वह लखनऊ चौधरी परिवार की मुख्य शाखा से संपर्क करने का मौका तलाश सकता है। इसी बीच ज्योति चौहान काम खत्म करके चौहान परिवार में लौटी। ज्योति बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। ज्योति चौहान के घर लौटते ही एक परिचित चेहरा सामने आया जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। ये सुप्रिया चौधरी थी जो उसकी विश्वविद्यालय की सहपाठी और सबसे अच्छी दोस्त थी। हालांकि अंतिम वर्ष के बाद करियर और इंटर्नशिप की वजह से वे एक दूसरे से लंबे समय तक नहीं मिल पाई थी। रात में जब वे आराम कर रही थी तो अचानक सुप्रिया चौधरी ने एक प्रस्ताव रखा, ज्योति क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैंने एक व्यापारिक उद्योग संभाला है लेकिन मुझे इसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? ज्योति चौहान ने मना कर दिया। सुप्रिया चौधरी ने सोचा कि अगर ज्योति सीधे मदद नहीं कर सकती तो वह उसके बॉस अर्जुन कपूर से संपर्क करेगी। अगली सुबह सुप्रिया चौधरी सीधे अर्जुन कपूर से मिलने के लिए निकल पड़ी। अध्याय 172। उसी समय कपूर परिवार में आदित्य कपूर उत्साहित होकर दादाजी कपूर से मिलने आया। दादाजी, लखनऊ चौधरी परिवार हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया है। जैसे ही उसने दादाजी कपूर को देखा उसने खुशी खुशी यह खबर दी। इसका सारा श्रेय उसकी प्रेमिका को जाता है, जिसने प्यार में होने की वजह से उसकी बात मान ली। फिर उसकी प्रेमिका ने अपनी मां को पूरी रात मनाया और अंततः लखनऊ चौधरी परिवार ने सहमति दे दी। सच में दादाजी कपूर खुशी से झूम उठे। सिर्फ एक दिन में उसका पोता लखनऊ चौधरी परिवार को राजी करने में कामयाब हो गया। ये गति बहुत तेज है। आदित्य कपूर की क्षमता बहुत अधिक है। वह वास्तव में उसका सबसे प्रिय और पसंदीदा पोता है। अर्जुन कपूर जैसे निकम्मे लड़के से तो 10 गुना बेहतर। लेकिन दादाजी खासतौर पर इस बारे में आंटी आपसे बात करना चाहती हैं। आदित्य कपूर ने जोड़ते हुए कहा। जिस आंटी का उसने जिक्र किया वह कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका की मां संजना चौधरी थी जो वर्तमान में लखनऊ चौधरी परिवार की मुखिया थी। कोई दिक्कत नहीं, दादाजी कपूर ने सिर हिलाया। आदित्य कपूर ने अपनी होने वाली सास संजना चौधरी को फ़ोन लगाया और फ़ोन दादाजी कपूर को दे दिया। नमस्कार चौधरी जी, मैं आदित्य कपूर का दादा हूं और मुंबई में कपूर परिवार का वर्तमान मुखिया हूं। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाई दादाजी कपूर ने अपना परिचय दिया। नमस्कार कपूर साहब, मुझे इस मामले की पूरी जानकारी है। हमारे लिए वह अर्जुन कपूर तो बस एक मजाक है। उसने जो परेशानी खड़ी की है उसे मैं चुटकी में ख़त्म कर सकती हूँ।
संजना चौधरी ने अहंकार भरे अंदाज में कहा, एक ऐसा लड़का जो अभी पूरी तरह बड़ा भी नहीं हुआ है, भले ही अस्थायी रूप से अमीर बन गया हो, मेरी नज़रों में उसकी कोई औकात नहीं। आपका कपूर परिवार एक ऐसे छोटे से लड़के से नहीं निपट सकता जिसने आपसे सारे संबंध तोड़ लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई रणनीति नहीं है और आप पूरी तरह से अयोग्य हैं। अगर हमारा लखनऊ चौधरी परिवार आपकी मदद करें तो अर्जुन कपूर मेरे लिए एक कठपुतली से ज़्यादा कुछ नहीं होगा और मैं उसे आसानी से कंट्रोल कर सकती हूँ। संजना चौधरी ने कपूर परिवार की नाकामी और अर्जुन कपूर की कमजोरी का खुलकर मजाक उड़ाया। दादाजी कपूर यह सुनकर नाखुश तो हुए, लेकिन चूंकि उन्हें मदद चाहिए थी, उन्होंने मुस्कुराते हुए बात को आगे बढ़ाया। मेरी केवल एक ही शर्त है, आप जल्द से जल्द आदित्य कपूर को कपूर परिवार का आधिकारिक उत्तराधिकारी घोषित करें और सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा करें। संजना चौधरी ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, वह ये सब अपनी बेटी के प्यार की खातिर कर रही थी। अगर उसका दामाद कपूर परिवार का अगला मुखिया बन गया तो उसकी बेटी घर की मालकिन होगी। इस तरह कपूर परिवार भी भविष्य में लखनऊ चौधरी परिवार के आदेशों का पालन करेगा। कोई समस्या नहीं, यही मेरा भी इरादा था। दादाजी कपूर ने तुरंत सहमति दे दी। ये तो पहले से ही उनकी योजना थी। ठीक है, फिर समझो बात पक्की हुई। मैं अपना एक भरोसेमंद व्यक्ति मुंबई भेजूंगी जो आपकी मदद करेगा, बस इंतजार कीजिए। संजना चौधरी ने आत्मविश्वास से कहा, बस एक छोटे से अर्जुन कपूर को संभालने के लिए मुझे खुद आने की जरूरत नहीं है। मेरा कोई भी विश्वास पात्र उसे आसानी से काबू कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद चौधरी जी। दादाजी कपूर भी बहुत खुश थे। लखनऊ चौधरी परिवार की मदद मिल गई, वह भी बिना कोई कीमत चुकाए। अब लखनऊ प्रांत के इस शक्तिशाली परिवार की मदद से वह अर्जुन कपूर नामक छोटे जानवर का अंत कर सकते हैं। दूसरी ओर मुंबई विश्वविद्यालय के एक शिक्षण भवन के नीचे सुप्रिया चौधरी स्टाइलिश सनग्लासेस पहनकर खड़ी थी। आते जाते पुरुष और महिलाएं उसकी लंबी आकर्षक टांगों को देखकर जलन महसूस कर रहे थे। कल रात सुप्रिया चौधरी ने ज्योति चौहान से बातचीत के दौरान अर्जुन कपूर के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर ली थी और यह भी जान लिया था कि वह मुंबई विश्वविद्यालय का छात्र है। वह चाहती थी कि ज्योति को इस बात की भनक ना लगे, इसलिए उसने अंबानी ग्रुप जाने के बजाय सीधे मुंबई विश्वविद्यालय आकर अर्जुन कपूर से मिलने का फैसला किया। ईमानदारी से कहें तो वह भी अर्जुन कपूर को लेकर उत्सुक थी। एक अरबों की कंपनी का मालिक और वह भी एक कॉलेज का छात्र। थोड़ी देर बाद जब क्लास खत्म हुई तो भीड़ में से अर्जुन कपूर बाहर आया। सुप्रिया चौधरी तुरंत आगे बढ़ी और बोली, नमस्ते श्री कपूर, ज्योति ने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा है। वह बहुत ही विनम्रता से बोली, आप कौन है? अर्जुन कपूर ने भय चढ़ाते हुए पूछा, मैं ज्योति की अच्छी दोस्त हूँ। हम दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में साथ पढ़े हैं। मेरा नाम सुप्रिया चौधरी है। सुप्रिया चौधरी सर नेम। ये सुनते ही अर्जुन कपूर ने ध्यान दिया। आपका लखनऊ चौधरी परिवार से कोई संबंध है? अरे, आपको कैसे पता चला? इस बार सुप्रिया चौधरी खुद आश्चर्यचकित रह गई। हालांकि उसने इसे खुलकर नहीं कबूला, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया देखकर अर्जुन कपूर को यकीन हो गया कि वह लखनऊ चौधरी परिवार से जुड़ी हुई है। सुबह तक वह ये सोच रहा था कि लखनऊ चौधरी परिवार से संपर्क कैसे करें, लेकिन अब वह खुद ही उसके पास आ गया था। अब उसे किसी को खोजने की जरूरत नहीं थी। बिना कुछ कहे सुप्रिया चौधरी ने उसे रात के खाने पर आमंत्रित किया। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सहमति दे दी। वे दोनों पास के एक रेस्तरां में गए। श्री कपूर, मैं आपसे ज्योति चौहान को नौकरी से निकालने का अनुरोध करना चाहती हूँ। सुप्रिया चौधरी ने सीधा मुद्दा उठाया। अब तो आप जान ही गए हैं कि मैं लखनऊ चौधरी परिवार से हूँ। अगर आप ज्योति को निकाल देंगे तो मैं आप पर एहसान मानूंगी। भविष्य में अगर आपको कभी मदद की जरूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अर्जुन कपूर मुस्कुराया और बोला, आप लखनऊ चौधरी परिवार की गौण शाखा से हैं या मुख्य शाखा से? मुख्य शाखा से क्यों? बहुत बढ़िया। अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान दी और जवाब दिया, ज्योति चौहान एक प्रतिभाशाली कर्मचारी है और वह बहुत अच्छा काम करती है। मैं उसे नहीं निकालूंगा। ये सुनकर सुप्रिया चौधरी का चेहरा गंभीर हो गया। लखनऊ चौधरी परिवार इतना महान है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में आपकी वहाँ कोई हैसियत है? अर्जुन कपूर ने जानबूझकर उसे उकसाया। अध्याय 173। दादाजी कपूर बेहद क्रोधित थे, लेकिन उनके पास गुस्सा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक और बात सोचो, अगर मैं ज्योति चौहान को नौकरी से निकाल भी दूं और तुम्हें उसे अपने साथ ले जाने की अनुमति दे भी दूं, तो यदि तुम्हारी लखनऊ चौधरी परिवार की गौण शाखा से कोई समस्या या टकराव हुआ तो क्या तुम उसकी रक्षा कर पाओगी? अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में पूछा। सुप्रिया चौधरी यह सुनकर एकदम चुप हो गई और गहरे विचार में पड़ गई। उसने पहले कभी इस स्थिति पर विचार नहीं किया था, लेकिन अब जब अर्जुन कपूर ने यह सवाल किया तो उसने गहराई से सोचा और उत्तर ना में मिला। सुप्रिया चौधरी को शक था कि उसके उद्योग में आ रही परेशानियां गौण शाखा द्वारा उत्पन्न की जा रही थी। भविष्य में उनका टकराव निश्चित रूप से और भी बढ़ेगा।
यदि ऐसा हुआ और ज्योति चौहान इसमें शामिल हुई तो वह अकेले उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी। जहां तक लखनऊ चौधरी परिवार के मुख्य वंश का सवाल है, वे कभी भी एक बाहरी व्यक्ति ज्योति चौहान के लिए कुछ नहीं करेंगे। छोड़ो, मैं पीछे हटती हूँ। सुप्रिया चौधरी ने काफ़ी सोच विचार के बाद ये निर्णय लिया। उसने यह फैसला ज्योति चौहान की भलाई के लिए लिया था। अब सुप्रिया चौधरी के पास यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं था। जैसे ही वह उठने और जाने की तैयारी कर रही थी, अर्जुन कपूर की एक बात ने उसे वहीं रोक दिया। क्या तुम लखनऊ चौधरी परिवार की मुख्य शाखा वास्तव में गौण शाखा से परिवार के मुखिया की पदवी वापस लेना चाहती हो? अर्जुन कपूर ने सीधा सवाल किया। ये कैसा सवाल है? बिल्कुल, सुप्रिया चौधरी ने तुरंत सिर हिलाया। तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मुख्य शाखा को लखनऊ चौधरी परिवार के मुखिया की पदवी वापस दिला सकता हूँ। अर्जुन कपूर ने सबको चौंका दिया। तुम हमारी मदद कर सकते हो? सुप्रिया चौधरी को इस पर गहरा संदेह हुआ। आखिरकार अर्जुन कपूर उससे भी छोटा दिखता था। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अर्जुन कपूर सिर्फ मुंबई की एक कंपनी का मालिक था। वह इतनी बड़ी शक्ति कैसे रख सकता था? तुम हमारी कैसे मदद कर सकते हो? सुप्रिया चौधरी ने पूछा। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? ये तुम्हारे पिता या लखनऊ चौधरी परिवार के मुख्य शाखा के बुजुर्गों को स्वयं मुझसे आकर पूछना होगा। तुम्हारी लखनऊ चौधरी परिवार में कोई विशेष स्थिति नहीं है। अर्जुन कपूर ने शांत भाव से जवाब दिया। अगर उसे लखनऊ चौधरी परिवार की मुख्य शाखा के साथ गठबंधन करना था तो उसे नियंत्रण अपने हाथ में रखना था। वह चाहता था कि मुख्य शाखा के बुजुर्ग उससे मदद मांगे ताकि स्थिति पूरी तरह से अर्जुन कपूर के पक्ष में हो। सुप्रिया चौधरी गहरे विचार में डूब गई। अर्जुन कपूर की रणनीति और आत्मविश्वास देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह डींगे मार रहा है। अगर वह चाहता तो सीधे सौदे की पेशकश कर सकता था, लेकिन उसने मुख्य बुजुर्गों को स्वयं आने की शर्त रखी। इससे मामला गंभीर हो गया। कुछ देर सोचने के बाद सुप्रिया चौधरी ने कहा, मैं परिवार के बुजुर्गों को बुला सकती हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। ओ बोलो, अर्जुन कपूर ने कहा। हालांकि आपकी बातें मुझे बहुत उत्साहित कर रही हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि आपकी असली ताकत क्या है। अगर आप सच में इतने प्रतिभाशाली हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और मैं अपने परिवार के बुजुर्गों को बुला लूँ तो वे मुझे दंडित कर सकते हैं। संयोग से मुझे अपने व्यवसाय में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं जाकर बुजुर्गों को मुंबई लाने के लिए राजी कर दूंगी और वे स्वयं आपसे मिलेंगे। सुप्रिया चौधरी ने बहुत ही विनम्रता से कहा। भले ही वह पूरी तरह अर्जुन कपूर पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन अगर थोड़ी भी संभावना थी तो वह उसे खोना नहीं चाहती थी। इसलिए वह चाहती थी कि अर्जुन कपूर अपनी ताकत दिखाए ताकि वह निश्चिंत होकर अपने परिवार के बुजुर्गों को आमंत्रित कर सके। अर्जुन कपूर तुरंत समझ गया कि सुप्रिया चौधरी क्या चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब देता सिस्टम की आवाज़ अचानक गूंज उठी। डिंग, विशेष मिशन जारी। सुप्रिया चौधरी की कंपनी की समस्या हल करो। अपनी ताकत दिखाओ और लखनऊ चौधरी परिवार को खुद तुम्हारे पास आने दो। मिशन की समय सीमा 50 घंटे। मिशन इनाम पैटिक फिलिप के 10% अतिरिक्त शेयर, जिससे पैटिक फिलिप पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाएगा। मिशन इनाम 145 अनुभवांक। क्या इस बार यह विशेष मिशन है? अर्जुन कपूर पूरी तरह सतर्क हो गया। अब तक उसके पास पहले ही पैटिक फिलिप के 45% शेयर थे। बस आखिरी 10% शेयर पाने की जरूरत थी ताकि वह पूरी तरह पैटिक फिलिप को नियंत्रित कर सके। उसे लगा था कि उसे कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यह मौका इतनी जल्दी आ गया। अगर वह ये काम पूरा कर लेता है तो वह पैटिक फिलिप के 55% शेयर का मालिक होगा और कंपनी पर पूरी तरह नियंत्रण पा लेगा। ये तो शानदार था। तुम्हें क्या समस्या हो रही है? मुझे बताओ, अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में कहा। मेरे उद्योग की गोपनीय जानकारी बार बार लीक हो रही है। मुझे शक है कि अंदर कोई गद्दार है, लेकिन मैं ये पता नहीं लगा पा रही कि वह कौन है। सुप्रिया चौधरी ने समझाया। इस लीक की वजह से उनकी कंपनी के कई महत्वपूर्ण सौदे उनसे छीन लिए गए थे, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ था। उन्होंने कई बार आंतरिक जांच करवाई, लेकिन वह नए पद पर थी और उसकी अपनी टीम अभी मजबूत नहीं थी, इसलिए वह गद्दार को नहीं पकड़ पाए। यही वजह थी कि वह ज्योति चौहान को अपने साथ लाना चाहती थी। अरे, मैंने तो सोचा कोई बड़ी समस्या होगी। ये तो बहुत आसान है, अर्जुन कपूर ने हंसते हुए कहा। सच में? क्या तुम मजाक कर रहे हो? सुप्रिया चौधरी को भरोसा नहीं हुआ। बिल्कुल सच, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। तो तुम्हारी योजना क्या है? सुप्रिया चौधरी ने उत्सुकता से पूछा। बहुत सरल, सांप को बिल से बाहर निकालो। अर्जुन कपूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर तुम्हारी कंपनी के सीक्रेट लीक हो रहे हैं तो जरूर कोई अंदर से तुम्हारे सौदे चुरा रहा होगा। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास अचानक कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाए तो क्या वह गद्दार उसे लीक करने की कोशिश नहीं करेगा? अध्याय 174। जितना वह हिलेगा उतना ही उसे पकड़ना आसान होगा। जैसे ही वह कोई कदम उठाएगा चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। सुप्रिया चौधरी ने सिर हिलाया। उसे लगा कि अर्जुन कपूर जो कह रहे हैं उसमें तर्क है।
लेकिन अगर सामने वाला कोई बड़ा कदम उठाए तो हम उसे जल्दी पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर वह केवल छोटे मोटे काम करके छिप जाए तो हम तुरंत उसे पकड़ नहीं पाएंगे। सुप्रिया चौधरी ने अपनी चिंता व्यक्त की। ये तो बहुत आसान है, हमें उसे एक बड़ा कदम उठाने पर मजबूर करना होगा। अर्जुन कपूर ने कंधे उचकाते हुए कहा। सुप्रिया चौधरी को तुरंत समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहे हैं। अगर अभी तुम्हारी कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए जिसकी कीमत हजारों करोड़ की हो, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि जासूस इसमें कोई बड़ा कदम उठाएगा? अर्जुन कपूर ने पूछा। क्षण भर में सुप्रिया चौधरी को सब कुछ समझ आ गया। इस स्थिति में श्री कपूर, आपकी अंबानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रिया चौधरी ने सिर हिलाया। मैंने कभी यह योजना अंबानी ग्रुप के जरिए लागू करने का इरादा ही नहीं किया, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। सुप्रिया चौधरी के लहजे से उसे अंदाजा हो गया था कि यह जासूस लखनऊ चौधरी परिवार की गौण शाखा से जुड़ा हुआ हो सकता है। इस स्थिति में अर्जुन कपूर अपनी खुद की कंपनी का उपयोग नहीं कर सकता था। अगर वह ऐसा करता तो लखनऊ चौधरी परिवार की गौण शाखा को तुरंत पता चल जाता कि यह अर्जुन कपूर की योजना का हिस्सा है और वे जाल में नहीं फंसते। अब हमें एक ऐसी कंपनी की जरूरत है जिसका मुझसे कोई सीधा संबंध ना हो, लेकिन वह काफ़ी बड़ी होनी चाहिए ताकि इतना बड़ा ऑर्डर भरोसेमंद लगे। अर्जुन कपूर सोच में पड़ गया। 2 मिनट बाद उसकी आंखें चमक उठी। उसके पास सही विकल्प आ चुका था। फिर बिना देर किए अर्जुन कपूर ने एक नंबर डायल किया। बॉस, आपने अचानक फ़ोन कैसे किया? दूसरी तरफ से एक युवा लड़के ने उत्साह से पूछा। ये युवक कोई और नहीं बल्कि रोहन यादव था, जिसे अर्जुन कपूर ने पहले छोटा भाई के रूप में स्वीकार किया था। रोहन यादव कोलकाता प्रांत का सबसे प्रभावशाली युवा था और यादव ग्रुप का राजकुमार था। बहुत कम लोगों को पता था कि रोहन यादव अर्जुन कपूर का छोटा भाई था और यही कारण था कि यादव ग्रुप इस योजना के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प था। बाहर से देखने पर यादव ग्रुप का अर्जुन कपूर से कोई सीधा संबंध नहीं था। इसका मुख्यालय कोलकाता में था, न कि मुंबई में। यादव ग्रुप इतना बड़ा था कि यह भरोसेमंद लगे कि उनके पास एक बड़ा ऑर्डर आ सकता है। अर्जुन कपूर ने अपनी योजना को संक्षेप में रोहन यादव को समझाया। समझ गया बॉस, मैं अभी अपने पिता से बात करता हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं इस मामले को पूरी तरह संभाल लूंगा, रोहन यादव ने आत्मविश्वास से कहा। बस मेरे अच्छे समाचार का इंतजार कीजिए। बॉस, फोन काटने के बाद रोहन यादव अपने पिता से मदद मांगने गया। कुछ ही मिनटों बाद अर्जुन कपूर को एक जवाब मिला। बॉस, मेरे पिता सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह जल्द ही मुंबई आ रहे हैं। वह आपसे उपहार लेकर मिलने आना चाहते हैं। क्या आप उनसे मिल सकते हैं? रोहन यादव ने कहा। मुझसे मिलना ये तो बहुत छोटी बात है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। वैसे भी अगर यह घटना ना भी होती तो भी वह रोहन यादव के पिता का स्वागत जरूर करता। धन्यवाद बॉस। फोन काटने के बाद अर्जुन कपूर ने सुप्रिया चौधरी की तरफ देखा। हो गया, जल्द ही एक बड़ी कंपनी तुमसे संपर्क करेगी। तुम साझेदारी करने का नाटक करके उस जासूस को फंसा सकती हो। इतनी जल्दी हो गया? सुप्रिया चौधरी चौंक गई। कौन सी बड़ी कंपनी? उसने उत्सुकता से पूछा। यादव ग्रुप, अर्जुन कपूर ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। क्या यादव ग्रुप? सुप्रिया चौधरी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। यादव ग्रुप कोलकाता प्रांत का एक विशाल व्यापार समूह था, लेकिन अब अर्जुन कपूर ने सिर्फ एक फ़ोन कॉल किया और कुछ मिनटों में सौदा तय हो गया। ये तो अविश्वसनीय है। क्या अर्जुन कपूर के संपर्क इतने प्रभावशाली हैं कि यादव ग्रुप तक उनसे सहयोग के लिए तैयार हो गया? सुप्रिया चौधरी बहुत ही प्रभावित हुई। अब उसे एहसास होने लगा कि शायद अर्जुन कपूर सच में लखनऊ चौधरी परिवार की मुखिया की पदवी वापस दिलाने में सक्षम हो सकता है। कुछ ही मिनटों बाद सुप्रिया चौधरी को फ़ोन आया। ये सच में यादव ग्रुप से था। उसने तुरंत यादव ग्रुप के प्रतिनिधि से विवरण पर चर्चा शुरू कर दी। वहीं अर्जुन कपूर आराम से खाना खा रहा था। डिंग रिश्ते समाप्ति के 35वें दिन पुरस्कार 10 नई इमारतें हाई एंड आवासीय क्षेत्र में प्रत्येक की कीमत 450-470 करोड़ क्या अब 10 और इमारतें मिल गई। ये सभी लग्जरी वासीय इमारतें थीं और उनकी कुल कीमत 4500 करोड़ से अधिक थी। वाह, अब मैं सच में एक जमींदार बन गया हूँ। अर्जुन कपूर मुस्कुराया। हालांकि उसे इन संपत्तियों के दस्तावेज लेने के लिए संबंधित विभाग जाना पड़ेगा। क्या अमीर आदमी बनना आसान काम है? बिल्कुल नहीं, बल्कि अमीर बनना बहुत ही मज़ेदार और शानदार होता है। योजना लगभग पूरी हो गई है। अगले 1 घंटे में यादव ग्रुप औपचारिक रूप से कार्रवाई करेगा। सुप्रिया चौधरी ने कहा। धन्यवाद। उसने आभार व्यक्त किया। तुम नियमित रूप से वर्कआउट करती हो, है ना? अर्जुन कपूर ने अचानक पूछा। बिल्कुल, सुप्रिया चौधरी ने गर्व से अपनी मांसपेशियां दिखाई। तो फिर तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो, अर्जुन कपूर ने कहा। कैसी मदद? सुप्रिया चौधरी ने संदेह से पूछा। बस कुछ सामान उठाने में मदद करो। तुम मुझसे मजदूरी करवाना चाहते हो? हालांकि अर्जुन कपूर ने उसकी मदद की थी, इसलिए वह मना नहीं कर सकी। आखिर वह क्या सामान उठाने के लिए मुझे ले जा रहा है? रात के खाने के बाद अर्जुन कपूर अपने मजदूर सुप्रिया चौधरी को साथ लेकर चल पड़ा।
अध्याय 175। 40 मिनट बाद जब अर्जुन कपूर और सुप्रिया चौधरी अपने गंतव्य पर पहुंचे तो सुप्रिया पूरी तरह से हैरान रह गई। हाउसिंग अथॉरिटी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? क्या हम सामान उठाने नहीं आए थे? सुप्रिया चौधरी ने आश्चर्य और भ्रम में पूछा। ये तो संपत्ति प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स लेने की जगह है। यहाँ क्या उठाना है? क्या तुम सच में संपत्ति प्रमाण पत्र उठवाने आए हो? श्री कपूर, आप सच में क्या ले जाने वाले हैं? सुप्रिया चौधरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मेरे साथ चलो, सब समझ आ जाएगा, अर्जुन कपूर ने हल्के स्वर में जवाब दिया। फिर कार से उतरा और हाउसिंग अथॉरिटी की ओर बढ़ा। सुप्रिया भी थोड़ी उत्सुकता और थोड़ी शिकायत के साथ उसके पीछे चल पड़ी। रहस्य खुलता है। हाउसिंग अथॉरिटी में पहुंचने के बाद अर्जुन कपूर ने अपना पहचान पत्र दिखाया। अधिकारी ने तुरंत उसे एक बंद कमरे में ले जाया। श्री कपूर, आपके संपत्ति प्रमाण पत्र यहाँ है, अधिकारी ने कहा। संपत्ति प्रमाण पत्र? क्या अर्जुन कपूर ने सच में मुझे यह उठाने के लिए बुलाया है? ये तो सिर्फ कुछ दस्तावेज हैं, उन्हें उठाने के लिए मजदूरी करवाने की क्या जरूरत थी? लेकिन जैसे ही अधिकारी ने दरवाजा खोला और अंदर का दृश्य सामने आया, सुप्रिया चौधरी का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसके सामने संपत्ति प्रमाण पत्रों का एक पहाड़ रखा था। कुछ ही पलों में सुप्रिया का दिमाग झंझना गया। इतने सारे, कम से कम सैकड़ों नहीं, शायद हजारों। ये देखकर सुप्रिया पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। क्या ये सब अर्जुन कपूर के हैं? नहीं नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन अगले ही पल अधिकारी के शब्दों ने उसकी पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। श्री कपूर, आपके 10,130 संपत्ति प्रमाण पत्र यहाँ है, कृपया गिन लें। अधिकारी ने अर्जुन कपूर की ओर देखा। 30। सुप्रिया चौधरी की आंखें हैरानी से बाहर निकलने वाली थी। अर्जुन कपूर के पास अकेले 10,130 घर हैं। यह असली धन कुबेर है। अर्जुन कपूर ने बस हल्के से सिर हिलाया। इन 10 इमारतों में हर इमारत में लगभग 100 अपार्टमेंट थे, लेकिन उनका क्षेत्रफल और डिज़ाइन अलग अलग थे। इसलिए कुल मिलाकर 10,130 संपत्ति प्रमाण पत्र थे। अगर यह सामान्य अपार्टमेंट्स होते तो 10 इमारतों में कम से कम 2,000,3,000 संपत्ति प्रमाण पत्र होते। लेकिन यह मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में थे, जहां एक घर की कीमत साधारण घरों से 2-3 गुना ज़्यादा होती है। इसलिए मात्र 10,130 प्रमाण पत्र थे। लेकिन ये भी बेहद चौंकाने वाला था। सुप्रिया चौधरी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। तुम मुझे ये सब उठाने के लिए बुलाए हो? सुप्रिया ने कांपते हुए पूछा। हाँ, अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। घटक घटक। सुप्रिया ने गले में अटकी लार को जबरदस्ती निगला। अब तक उसे लग रहा था कि अर्जुन उसे सोने की ईंटें उठाने के लिए कहेगा और वह तैयार भी थी। लेकिन अब उसे समझ आया कि संपत्ति प्रमाण पत्र तो सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान है। सोना तो हजारों रुपए प्रति ग्राम था। एक बड़ी सोने की ईंट भी कुछ लाख रुपए की होती। लेकिन एक घर कम से कम 1 करोड़ से ऊपर का होता है। मैं क्या गिन रही हूँ? ये तो जैसे पत्ता गोभी गिन रही हूँ। जब सुप्रिया ने गिनती शुरू की तो उसे अजीब महसूस हुआ। इतने सारे घर, यह आदमी घर खरीद रहा है या सब्जी खरीद रहा है? आखिरकार सुप्रिया खुद को रोक नहीं पाए और पूछ ही लिया। श्री कपूर, आपने ये सभी घर कितने में खरीदे? 4-5 अरब, 45 अरब। सुप्रिया चौधरी का दिमाग हिल गया। बिलियन में घर खरीदना एक ऐसा इंसान है। अब उसे पूरी तरह एहसास हो गया कि अर्जुन कपूर कोई आम इंसान नहीं है। कई अमीर लोग भी एक साथ अरबों रुपए की प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। वह जरूर कुछ बहुत बड़ा कर रहा है। अब मजदूरी शुरू करो। चलो, तुम बाई तरफ से गिनना शुरू करो, मैं दाई तरफ से, अर्जुन कपूर ने कहा। ठीक है। सुप्रिया अभी भी स्तब्ध थी। कुछ ही देर में सुप्रिया और अर्जुन कपूर ने 10,130 संपत्ति प्रमाण पत्र गिने। अब बारी थी उन्हें कार में लोड करने की। इस बार सुप्रिया को कोई शिकायत नहीं थी। वह मेहनत नहीं कर रही थी, वह असल में पैसे के बक्से उठा रही थी। हालांकि अर्जुन कपूर की सुपर कार का ट्रंक बहुत छोटा था, इसलिए केवल आधा लोड हो पाया। बाकी आधे दस्तावेज सुप्रिया की कार में रखे गए। अब समझ आया कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। सुप्रिया को मजदूर बनाए जाने पर अब गुस्सा नहीं था, बल्कि उसे मजा आ रहा था। गुप्तचर एजेंसी से खबर आई। 2 घंटे बाद अर्जुन कपूर अपने विला के अध्ययन कक्ष में संपत्ति प्रमाण पत्र रख रहा था। तभी उसे गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से संदेश मिला। बॉस, हमारे पास खबर है। हालांकि गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की शक्ति कोलकाता प्रांत तक सीमित थी, लेकिन उनके कुछ एजेंट लखनऊ प्रांत में भी थे। अर्जुन कपूर ने पहले ही आदेश दिया था कि यादव ग्रुप और सुप्रिया चौधरी की साझेदारी के नाटक के बाद एजेंसी कंपनी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों पर नजर रखें, क्योंकि यह गुप्त जानकारी केवल शीर्ष अधिकारियों को ही पता हो सकती थी। तो जासूस इन्हीं में से कोई एक था और फिर सिर्फ 2 घंटे में हमें संदिग्ध व्यक्ति मिल गया। अब बड़ा खेल शुरू होने वाला था। अध्याय 176। दोनों पक्षों में हड़कंप मचा हुआ था और जांच अभी भी जारी थी। बॉस, 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने संदेहास्पद गतिविधियां की हैं, लेकिन हमें अभी तक यकीन नहीं है कि इनमें से कौन या कौन से लोग असली जासूस हैं। हम आगे निगरानी और जांच जारी रखेंगे।
जैसे ही हमें सटीक जानकारी मिलेगी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के लोगों ने अर्जुन कपूर को रिपोर्ट दी। अब उन्होंने संदेह के दायरे को दर्जन भर वरिष्ठ अधिकारियों से सिर्फ 3 तक सीमित कर दिया था। लेकिन असली गद्दार कौन था, ये सुनिश्चित करने के लिए उन्हें और जांच करनी थी। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। सुप्रिया चौधरी की सोच बदलती है। संपत्ति प्रमाण पत्रों को अर्जुन कपूर के विला में रखने के बाद सुप्रिया चौधरी वहां से चली गई। शाम को जब ज्योति चौहान काम से लौटी तो सुप्रिया ने उससे अर्जुन कपूर के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश की। पहले दिन सुप्रिया ने अर्जुन कपूर को सिर्फ एक साधारण बिजनेसमैन समझा था, लेकिन आज जब उसने 10,130 संपत्ति प्रमाण पत्रों का पहाड़ देखा तब उसे एहसास हुआ कि वह गंभीर रूप से गलत थी। ज्योति चौहान ने सुप्रिया की मंशा समझ ली थी, हालांकि उसने बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी। उसने सिर्फ इतना कहा कि श्री कपूर सच में असाधारण व्यक्ति हैं। अंबानी ग्रुप तो बस उनके स्वामित्व वाली कई कंपनियों में से एक है। उनके पास कई और भी बड़े बिजनेस हैं, लेकिन कौन कौन से बिजनेस ये ज्योति चौहान ने नहीं बताया। अब सुप्रिया चौधरी का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। श्री कपूर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगली बार जब उनसे मिलूंगी तो बहुत आदर से पेश आऊंगी। गद्दार का पर्दाफाश। अगली सुबह गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का फोन आया। बॉस, हमें पता चल गया है कि सुप्रिया चौधरी की कंपनी का जासूस कौन है। उसकी कंपनी का जनरल मैनेजर सुनील शुक्ला। सावधानी बरतने के लिए हमने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। जनरल मैनेजर अर्जुन कपूर ने हल्की आवाज में कहा। एक कंपनी में जनरल मैनेजर दूसरा या तीसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। अगर इतना ऊंचे पद पर ही जासूस बैठा था तो इतने सारे गोपनीय दस्तावेज लीक कैसे नहीं होते। बॉस, सुनील शुक्ला आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, सीधी धमकी। 20 सेकंड बाद एक मध्यम आयु वर्ग की महिला की आवाज आई। तो तुम वही हो जिसे सुप्रिया चौधरी ने मदद के लिए बुलाया है? सुनील शुक्ला ने व्यंग किया। हाँ, अर्जुन कपूर ने बिना झिझक के जवाब दिया। तुमने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है। लखनऊ चौधरी परिवार की मुख्य शाखा अब खत्म हो रही है। मुखिया और लगभग सभी महत्वपूर्ण पद गौंड शाखा के पास हैं। अगर तुम सुप्रिया की मदद करोगे तो तुम खुद हमारे मुखिया और पूरी गौंड शाखा के दुश्मन बन जाओगे। तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। सीधा धमकी भरा जवाब। तो तुम गौंड शाखा से हो? अर्जुन कपूर ने पूछा। हाँ। अब सुनील शुक्ला ने अपना असली रंग दिखा दिया। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे और इस मामले को नज़रअंदाज कर दोगे तो मैं लखनऊ चौधरी परिवार की मुखिया से बात करूंगी और तुम्हें छोड़ने की सिफारिश करूंगी, वरना तुम मुखिया और पूरी गौंड शाखा की आंखों में कांटे बन जाओगे। हाँ, अर्जुन कपूर ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। मुझे छोड़ने के लिए कह रही हो? जाओ और अपनी मुखिया से कहो कपूर परिवार के साथ हाथ मिलाकर उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है। वह बर्बाद होने की राह पर है। इसके बाद अर्जुन कपूर ने फ़ोन काट दिया। सुनील शुक्ला सुप्रिया चौधरी के हवाले। इसके बाद अर्जुन कपूर ने सुप्रिया चौधरी से संपर्क किया और फिर गुप्तचर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ने सुनील शुक्ला को सुप्रिया चौधरी को सौंप दिया। अब इसकी सजा तय करना पूरी तरह सुप्रिया पर निर्भर था। इतनी जल्दी मिल गया। सुप्रिया चौधरी हैरान थी। 24 घंटे भी नहीं हुए, उसने इस जासूस को पकड़ने में महीनों लगा दिए और कुछ भी हाथ नहीं आया। लेकिन श्री कपूर ने ये काम एक ही दिन में कर दिया। श्री कपूर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगी और उन्हें खुद श्री कपूर से मिलने के लिए कहूंगी। अब सुप्रिया चौधरी सिर्फ अपने नाम पर नहीं बल्कि पूरी मुख्य शाखा की तरफ से बात कर रही थी। श्री कपूर सच में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर मैं अपने पिता को सब कुछ बताऊं तो वह जरूर श्री कपूर से मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। मिशन पूरा। अब पाठक फिलिप पर पूरा कब्जा। जैसे ही सुप्रिया चौधरी मुंबई एयरपोर्ट की तरफ बढ़ी, सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग। मिशन पूरा पुरस्कार। पाटेक फिलिप कंपनी के 10% अतिरिक्त शेयर अब अर्जुन कपूर के पास पाटेक फिलिप के 55% शेयर हो गए। अब से पाटेक फिलिप पूरी तरह से अर्जुन कपूर के नियंत्रण में थी। अब उसे किसी के भी हस्तक्षेप की चिंता नहीं थी। वाह, दिन की शुरुआत इतनी शानदार, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कपूर परिवार में नए मेहमान। उसी समय कपूर परिवार में कुछ महत्वपूर्ण मेहमान पहुंचे। लखनऊ चौधरी परिवार की मुखिया द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि वहां पहुंच चुके थे। दादाजी कपूर और परिवार के वरिष्ठ सदस्य उनका स्वागत करने आए। चिंता मत करो श्री कपूर, वह अर्जुन कपूर हमारे लिए कुछ नहीं है। हम बस एक उंगली हिलाएंगे और उसे मिटा देंगे। लखनऊ चौधरी परिवार की गौंड शाखा के लोग गर्व से बोले। वाह, ये तो शानदार है। दादाजी कपूर बहुत खुश थे। लेकिन तभी लखनऊ चौधरी परिवार के प्रमुख प्रतिनिधि को एक नया संदेश मिला। संदेश पढ़ते ही उनका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया। अध्याय 177। बड़ा झटका। अर्जुन कपूर ने हमारी सबसे गुप्त चाल को उजागर कर दिया। अभी अभी अर्जुन कपूर की मदद से सुप्रिया चौधरी ने हमारी वर्षों की मेहनत से तैयार किए गए जासूस को पकड़ लिया, जिससे हमें बड़ा नुकसान हुआ है। लखनऊ चौधरी परिवार की गौंड शाखा के प्रतिनिधि प्रशांत चौधरी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा।
हमने इस जासूस को बहुत गहराई से स्थापित किया था और उसे मुख्य शाखा के भीतर ऊंचे पद तक पहुंचाने में बहुत धन और समय खर्च किया था। लेकिन अर्जुन कपूर ने एक ही झटके में उसे बाहर निकाल दिया। धत्तेरी की गौ शाखा के नेता ने गुस्से में कहा, अभी कुछ समय पहले मैंने कपूर परिवार को बताया कि अर्जुन कपूर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे कमज़ोर साबित करता उसने हमें ही कमज़ोर कर दिया। अब बारी हमारी है प्रशांत चौधरी। अर्जुन कपूर ने हमें चुनौती दी है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि अर्जुन कपूर को जल्द से जल्द एहसास हो जाए कि लखनऊ चौधरी परिवार से टकराने के क्या परिणाम होते हैं। प्रशांत चौधरी, जो कि गौंड शाखा का प्रतिनिधि था, को इस मिशन को पूरा करने का आदेश दिया गया। जी हाँ, प्रशांत चौधरी ने सिर हिलाया और नोट कर लिया। अब अर्जुन कपूर के खिलाफ योजना बनने लगी थी। सिस्टम का इनाम एनलन वाइनरी। सुबह सिस्टम ने एक नया इनाम दिया। डिंग रिश्ते समाप्त होने के 36वें दिन का इनाम एनलन वाइनरी का 100% स्वामित्व। एनलन वाइनरी। अर्जुन कपूर ने पहली बार इस नाम को सुना था। क्या ये कोई महत्वपूर्ण चीज़ है? जिज्ञासावश उसने इंटरनेट पर सर्च किया। एंगल वाइनरी दक्षिण भारत के शीर्ष 10 वाइनरी में से 5वें स्थान पर। इसमें 6000 वर्ग मीटर का भूमिगत वाइन सेल है। हजारों एकड़ अंगूर के खेत हैं। संपत्ति मूल्य 4 अरब से अधिक। अब अर्जुन कपूर को हाई प्रोफाइल पार्टियों और डिनर आयोजित करने के लिए किसी और की वाइनरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब मैं खुद अपनी वाइन बेच सकता हूं। अंबानी ग्रुप में संकट। कच्चे माल की कीमत बढ़ाई गई। तभी अर्जुन कपूर को ज्योति चौहान का फोन आया। बॉस, कंपनी में एक समस्या आ गई है, मैं इसे संभाल नहीं पा रही हूं। वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के बाद हमने सोचा कि आपको ही फैसला लेना चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। समस्या? जुचान ग्रुप ने कच्चे माल की कीमत 20% बढ़ा दी। 20 मिनट बाद अर्जुन कपूर अंबानी ग्रुप के ऑफिस पहुंचा। क्या हुआ? उसने ज्योति चौहान से पूछा। बॉस, हमारे प्रमुख आपूर्ति जुचवान ग्रुप के मालिक तरुण मेहता आपके कार्यालय में हैं। उन्होंने अचानक हमारे कच्चे माल की कीमत में 33% की वृद्धि की मांग की। हमने उनसे बातचीत की और बड़ी मुश्किल से 20% तक कम करवाया, लेकिन वह और नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। अब वह सीधे आपसे बात करना चाहते हैं। अगर हमने उनकी शर्त मान ली तो हमारी लागत बहुत बढ़ जाएगी। समझ गया। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। चलो मिलते हैं उनसे। मुलाकात। तरुण मेहता। कुछ ही मिनटों बाद अर्जुन कपूर अपने ऑफिस में तरुण मेहता से मिला। बॉस, ये जुचवा ग्रुप के चेयरमैन तरुण मेहता हैं। ओह, तो तुम हो अर्जुन कपूर? तरुण मेहता ने बेपरवाही से जवाब दिया। हमारी लंबे समय से पार्टनरशिप है, इसलिए मैंने सिर्फ 20% कीमत बढ़ाई है। आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। सौदा तो होगा, लेकिन कीमत घटेगी। 20% बढ़ाने की जगह 20% कम होगी। क्या? तरुण मेहता के होश उड़ गए। तुम मजाक कर रहे हो? अब मजदूरी और ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ रही है। अगर कीमत ना बढ़ाई तो मैं घाटे में चला जाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ इस कीमत पर सौदा नहीं करोगे तो हमारी पार्टनरशिप खत्म। मुझे परवाह नहीं। अगर तुम कीमत नहीं घटाओगे तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं लखनऊ प्रांत से नया सप्लाई लाऊंगा। अब तरुण मेहता घबरा गया। अगर साझेदारी खत्म हुई तो सिर्फ अंबानी ग्रुप ही नहीं बल्कि जुचान ग्रुप को भी नुकसान होगा। लेकिन अब उसे अपने बड़े भाई पर भरोसा था। डराने की कोशिश? मेरे पीछे बड़ा आदमी है। अगर तुम मुझसे साझेदारी तोड़ोगे तो याद रखो, मेरे पीछे बहुत ताकतवर आदमी है। अगर तुमने मुझसे सौदा बंद किया तो उसके साथ भी दुश्मनी हो जाएगी। अब तरुण मेहता ने अपने बड़े भाई का नाम लेकर डराने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन कपूर ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पीछे कौन है। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानते तो हमारी साझेदारी खत्म। बात अब बड़ी हो गई। अब तरुण मेहता के सामने कोई विकल्प नहीं बचा था। अब या तो वह कीमत घटाए या फिर अपने बड़े भाई को बुलाए। अब देखता हूं अर्जुन कपूर कितनी देर तक अकड़ में रहता है। अब खेल शुरू होने वाला है। अध्याय 178। कीमत बढ़ाने की जिद और बड़ा झटका। श्री कपूर, मेरे बड़े भाई ने कीमत बढ़ाने की सलाह दी थी। आपको इस पर फिर से सोचने की जरूरत है। तुम्हारा बड़ा भाई? हाँ, मेरे बड़े भाई हैं कोलकाता प्रांत के बड़े कारोबारी तरुण वर्मा। वरुण मेहता ने अपने बड़े भाई का नाम बड़े गर्व से लिया। उसे पूरा यकीन था कि अर्जुन कपूर जैसे किसी छोटे बिजनेसमैन को ये नाम सुनते ही डर लग जाएगा। लेकिन जब उसने अर्जुन कपूर की प्रतिक्रिया देखी तो वह अंदर से हिल गया। तरुण वर्मा पहली बार नाम सुना। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या? वरुण मेहता को शौक लगा। मेरे बड़े भाई पूरे कोलकाता प्रांत में मशहूर है और तुमने उनका नाम तक नहीं सुना। तरुण वर्मा सिर्फ कोलकाता प्रांत में ही नहीं बल्कि पूरे व्यापार जगत में एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तुम शायद यह नहीं जानते कि पूरे उद्योग में उनका नाम कितना भारी है। सच में? अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में पूछा। अगर तुम अब भी नहीं मानते तो रुको, मैं अभी अपने बड़े भाई को फ़ोन करता हूँ। वरुण मेहता ने तुरंत फ़ोन निकाला। फ़ोन कॉल बॉस तरुण। वरुण मेहता ने फ़ोन मिलाया और बेहद आदरपूर्वक बोला। बॉस तरुण, मैं छोटा वरुण। हाँ बोलो, क्या हुआ?
तरुण वर्मा की आवाज़ फ़ोन से आई। बॉस बात यह है। वरुण मेहता ने सारी बात बता दी और कहा बॉस आप खुद अर्जुन कपूर से बात करें। अगर यह काम हो जाता है तो मैं आपको शानदार तोहफा दूंगा। अरे ये तो छोटी समस्या है। क्या ये वही छोटा मोटा व्यापारी है? जब मैं बोलूंगा तो वहां कहे बिना नहीं रह सकता। स्पीकर ऑन करो। बड़ा झटका। लेकिन जैसे ही फ़ोन कॉल चल रहा था तभी अर्जुन कपूर के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया गया। आइए दरवाज़ा खुला और एक स्टाफ मेंबर अंदर आया। बॉस श्रीवर्धन ग्रुप के चेयरमैन गोपाल गुप्ता और उनके बेटे आपसे मिलना चाहते हैं। श्रीवर्धन ग्रुप तरुण वर्मा जो अभी अर्जुन कपूर को धमकाने वाला था अचानक सन रह गया। श्रीवर्धन ग्रुप का चेयरमैन खुद आया है? क्या मैंने सही सुना? गोपाल गुप्ता और उनका बेटा अर्जुन कपूर से मिलने आए हैं। ये कैसे हो सकता है? श्रीवर्धन ग्रुप तो पूरे कोलकाता प्रांत का एक दिग्गज व्यापार समूह है। उनका मालिक खुद अर्जुन कपूर से क्यों मिलने जाएगा? नहीं नहीं, ये गलत हो सकता है। तरुण वर्मा को लगा कि यह कोई चाल हो सकती है, लेकिन अर्जुन कपूर ने बिना हिचकिचाहट कहा उन्हें अंदर भेजो। गोपाल गुप्ता का आगमन। 10 सेकंड बाद गोपाल गुप्ता और उनके बेटे विक्रम गुप्ता ऑफिस में आए। जैसे ही वे अंदर आए उन्होंने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक कहा गोपाल गुप्ता और उनका नालायक बेटा विक्रम गुप्ता श्री कपूर को प्रणाम करते हैं। हम पिछली बार की घटना के लिए क्षमा मांगने आए हैं। बड़े भाई का पतन। फोन के दूसरे छोर पर तरुण वर्मा की सांसें रुक गई। क्या गोपाल गुप्ता अर्जुन कपूर को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? मैं तो खुद उन्हें सर झुकाकर सलाम करता हूं और वे अर्जुन कपूर के सामने झुके हुए हैं। ये लड़का कौन है? फोन कॉल में बदलाव। तरुण वर्मा ने तुरंत अपनी आवाज़ बदली और मिनती भरे स्वर में कहा नमस्कार श्री गोपाल, मैं छोटा तरुण। अरे तुम, लेकिन अभी मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। गोपाल गुप्ता ने ठंडे स्वर में जवाब दिया मास्टर स्ट्रोक, अब बाहर जाओ। अर्जुन कपूर ने सीधे वरुण मेहता की ओर देखा और कहा अपना फ़ोन उठाओ और बाहर जाओ, जब मैं फ्री हो जाऊं तब आना। थी ठीक है। अब वरुण मेहता के पसीने छूट गए। वह तुरंत फ़ोन उठाकर बाहर चला गया। विशेष उपहार ऑफिस में अब कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। गोपाल गुप्ता ने अपना ब्रीफकेस खोला और बड़ी गंभीरता से कुछ निकाला। यह एक विशेष तोहफा था जिसे गोपाल गुप्ता ने खुद अर्जुन कपूर के लिए तैयार किया था। अब असली खेल शुरू होने वाला था। अध्याय 179, पहला मौका, दूसरा मौका। यह एक विशेष दस्तावेज था। श्री कपूर, यह पड़ोसी शहर पुणे के बड़े मनोरंजन केंद्रों के प्रमुखों की संपर्क जानकारी है। गोपाल गुप्ता ने दस्तावेज पेश करते हुए कहा श्री कपूर, जब आपके लोग पुणे जाएंगे और इन प्रमुखों से संपर्क करेंगे तो वे इन बड़े मनोरंजन केंद्रों का नियंत्रण आपके आदमियों को सौंप देंगे। अब से पुणे का नंबर 1 अंडरग्राउंड बॉस सिर्फ श्री कपूर होंगे। चूंकि अर्जुन कपूर और विक्रम गुप्ता के बीच मुंबई में भूमिगत क्षेत्र को लेकर संघर्ष हुआ था, इसलिए गोपाल गुप्ता ने माफी के रूप में पुणे का पूरा इलाका अर्जुन कपूर को सौंप दिया। विक्रम गुप्ता की पीड़ा। विक्रम गुप्ता ने जब अपने पिता को अपनी 4 साल की मेहनत से कमाया इलाका यूं ही सौंपते देखा तो उसे अंदर से झटका लगा। उसने 4 साल तक पैसा, कनेक्शन और संसाधन खर्च किए थे, लेकिन अब ये सब अर्जुन कपूर को मुफ्त में दिया जा रहा था। हालांकि उसे पता था कि ये देना पड़ेगा। हम पटेल परिवार के भावी दामाद से दुश्मनी नहीं ले सकते। विशाल धन की सौगात। एक क्षेत्र के अंडरग्राउंड कारोबार से सालाना कम से कम 10 अंकों की आय होती थी। अब ये पूरा इलाका अर्जुन कपूर का था। श्री कपूर, भविष्य में अगर आपको कोई समस्या हो तो श्रीवर्धन ग्रुप आपके लिए आग में कूदने से पीछे नहीं हटेगा। गोपाल गुप्ता ने वादा किया। श्री कपूर, पहले मेरी नज़रें कमज़ोर थी, कृपया मेरे व्यवहार को नज़रअंदाज करें। विक्रम गुप्ता ने भी विनम्रता से अर्जुन कपूर से माफ़ी मांगी। वरुण मेहता की घबराहट। इस बीच वरुण मेहता ऑफिस के बाहर फ़ोन पकड़े खड़ा था। माथे पर पसीना छलक रहा था। मेरी धड़कनें थमने वाली हैं। मैंने अभी जो देखा वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका है। जो आदमी मेरा सबसे बड़ा समर्थन था वही किसी और के सामने छोटा तरुण बन गया, और वही शख्स अर्जुन कपूर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। अगर इतने बड़े लोग अर्जुन कपूर से डरते हैं तो मेरी औकात क्या है? अब वरुण मेहता को एहसास हुआ कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। फ़ोन कॉल। बड़े भाई की फटकार। बड़े भाई, अब मैं क्या करूं? वरुण मेहता ने कांपती आवाज में फ़ोन पर तरुण वर्मा से पूछा, तू मर क्यों नहीं जाता? तूने मुझे फ़ोन क्यों किया मेरे मुंह पर कालिक पोदने के लिए? क्या तुझे पता भी है कि तूने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है? तरुण वर्मा ने गुस्से में आग उगलते हुए कहा, अब भी दाम बढ़ाना चाहता है? अब भी कीमत बढ़ाने की हिम्मत है? तरुण वर्मा ने तंज कसा। नहीं नहीं। वरुण मेहता ने झट से सिर हिलाया। तो अब सुनो, तुम्हें क्या करना है? डील फाइनल, अब कीमत घटेगी। कुछ ही मिनटों बाद गोपाल गुप्ता और उनके बेटे विक्रम गुप्ता वहां से चले गए। अब झगड़ा पूरी तरह खत्म हो चुका था। श्री कपूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी आंखें खुली नहीं थी। वरुण मेहता ऑफिस में घुसते ही गहरी झुककर माफ़ी मांगने लगा। ओह, लेकिन तुम तो कीमत बढ़ाना चाहते थे, अर्जुन कपूर ने ठंडी आवाज में कहा। ना नहीं श्री कपूर, मैंने गलती की। अब मैं कीमत बढ़ाना नहीं चाहता बल्कि घटाना चाहता हूँ। मैं कीमत 1, 5 व 20% तक घटाने को तैयार हूँ। अर्जुन कपूर चुप रहे।
अब वरुण मेहता को एहसास हुआ कि उसे और नीचे जाना होगा। 1/4 25% छूट नहीं। श्री कपूर, मैं कीमत 1/4 25% तक घटाने को तैयार हूँ। अब वरुण मेहता के चेहरे पर बेबसी थी। 1/3 33% छूट। अंत में वरुण मेहता ने गहरी सांस ली और दर्द भरी आवाज में कहा, श्री कपूर, मैं कीमत 1/3 33% तक घटाने को तैयार हूँ। अब वह न सिर्फ मुनाफे से बाहर था बल्कि नुकसान भी झेलने वाला था। श्री कपूर, आप दयालु हैं, मुझ जैसे छोटे आदमी को माफ कर दीजिए, वरुण मेहता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। वाइस प्रेसिडेंट ज्योति, अब एक नया दीर्घकालिक अनुबंध तैयार करो। जी बॉस, ज्योति चौहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बॉस की महानता। ज्योति चौहान अंदर ही अंदर अर्जुन कपूर की प्रशंसा करने लगी। हम सब इतने दिनों से वरुण मेहता को मनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वह माने नहीं। लेकिन बॉस के आते ही न सिर्फ वह कीमत नहीं बढ़ा सका बल्कि 1/3 घटा दी। श्री कपूर, धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। वरुण मेहता ने झुककर नमस्कार किया और बाहर चला गया। नया अफसर पाठक फलीब। कुछ समय बाद ज्योति चौहान लौट कर आए। अर्जुन कपूर ने उससे पाठक फलीब की स्थिति साझा की। अब वह पाठक फलीब के मुख्यालय में उच्च पद पर जा सकती थी। श्री कपूर, आपने मुझ पर भरोसा दिखाया, मैं इसका सम्मान करूंगी, ज्योति चौहान ने गहरे आभार के साथ कहा। आगे बढ़ो और अच्छा काम करो। अर्जुन कपूर ने उसे प्रोत्साहित किया। अब हर चीज़ व्यवस्थित हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन कपूर ऑफिस से बाहर निकले, एक अनपेक्षित कॉल आया। अब क्या नया मोड़ आने वाला है? अध्याय 180, अप्रत्याशित कॉल और नया अवसर। फोन ईशा पटेल की मां का था। नमस्ते आंटी। फोन कनेक्ट होते ही अर्जुन कपूर ने विनम्रता से अभिवादन किया। अर्जुन, क्या तुम्हें आज रात समय मिलेगा? हमारे घर डिनर के लिए आओ। ईशा पटेल की मां ने आमंत्रण दिया। खुशखबरी, मां खुद खाना बनाएगी। जैसे ही उनकी मां ने बात पूरी की, दया पटेल की उत्साहित आवाज फोन में गूंजी। जीजा जी, मेरी मां आज खुद खाना बनाएगी। ये तो हमें भी नहीं मिलता। भाई साहब, आपकी वजह से आज फिर से मां के हाथ का खाना मिलेगा। इसका मतलब आज आंटी ने खुद मेरे लिए खाना बनाने का फैसला किया। अर्जुन कपूर ने तुरंत निष्कर्ष निकाला। इसका मतलब ये हुआ कि आंटी ने मुझे पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। अगर आमतौर पर उनके पति और बेटी तक को ये सम्मान नहीं मिलता तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। मेरी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। हाँ आंटी, मैं जरूर आऊँगा। अर्जुन कपूर ने तुरंत सहमति जताई। फिर फ़ोन काटने के बाद अर्जुन कपूर ने विनय चौधरी को फ़ोन किया और उसे पुणे में विश्वसनीय लोग भेजने का निर्देश दिया। अब पुणे का नंबर 1 अंडरग्राउंड बॉस भी अर्जुन कपूर। विनय चौधरी ने तुरंत अंदाजा लगाया, मतलब पुणे का अंडरग्राउंड कंट्रोल भी अब अर्जुन भाई के हाथ में होगा। हाँ, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। भाई, आप सच में अद्भुत हैं। मुंबई और पुणे दोनों जगह के अंडरग्राउंड वर्ल्ड को आपने इतनी जल्दी अपने हाथ में ले लिया। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मैंने आपका साथ दिया। रात का डिनर, आंटी के हाथ का खाना। शाम को अर्जुन कपूर पटेल परिवार के घर पहुंचा। ईशा पटेल की मां ने सजावट के साथ एक स्वादिष्ट खाने की टेबल लगाई थी। अब मेरी बारी आंटी का टेस्ट। अर्जुन, पिछली बार मैंने तुम्हारे हाथ का खाना चखा था, इस बार तुम मेरे हाथ का खाना टेस्ट करो। ईशा पटेल की मां ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी के हाथ का खाना तो जरूर ही स्वादिष्ट होगा। अर्जुन कपूर ने बिना किसी संदेह के जवाब दिया। सच में ये बहुत स्वादिष्ट है। जैसे ही अर्जुन कपूर ने पहला निवाला चखा, उसकी आंखें चमक उठी। आंटी, आपकी कुकिंग स्किल्स गजब की है। इतनी बेहतरीन खाना बनाने की कला बहुत कम लोगों में होती है। ईशा, तुम्हें सीखना चाहिए। अर्जुन कपूर ने ईशा पटेल की ओर देखा। ईशा, तुम्हें आंटी से सीखना चाहिए। मैं अंकल से जलता हूँ, उन्हें रोज इतना स्वादिष्ट खाना मिलता होगा। बिल्कुल सही, ईशा की मां ने भी समर्थन किया। मैंने कई बार कहा कि मुझसे खाना बनाना सीख लो, लेकिन ये सीखना ही नहीं चाहती। अब देखो, अर्जुन भी यही कह रहा है। ठीक है, सीख लूंगी। ईशा पटेल ने अर्जुन कपूर को मस्त नज़रों से घूरा लेकिन फिर भी हंसते हुए हाँ कह दिया। दूसरी ओर चौधरी परिवार में हलचल। इस बीच कोलकाता प्रांत में चौधरी परिवार की सीधी शाखा में हलचल थी। महत्वपूर्ण खबर, चौधरी परिवार की साजिश। चौधरी परिवार की मुख्य शाखा ने मुंबई के कपूर परिवार की मदद करने का फैसला किया था और इसका कारण था परिवार की मुखिया की सबसे छोटी बेटी। इसका मतलब चौधरी परिवार की मुख्य शाखा अब खुलकर अर्जुन कपूर के खिलाफ खड़ी थी। अब कोई संदेह नहीं, अर्जुन कपूर ही सही सहयोगी। चौधरी परिवार की सीधी शाखा के एक वरिष्ठ सदस्य को पहले इस बात पर संदेह था कि अर्जुन कपूर क्यों मदद कर रहा है, लेकिन अब उनकी आंखें खुल गई। अब मुझे समझ आया कि अर्जुन कपूर क्यों हमारी मदद करना चाहता है। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तुरंत मुंबई रवाना। अब चौधरी परिवार के वरिष्ठ सदस्य ने फैसला कर लिया, अर्जुन कपूर से मिलने के लिए तुरंत मुंबई जाओ। अगर सब सही रहा तो चौधरी परिवार की मुख्य शाखा का अंत नज़दीक है। अगली सुबह एक अप्रत्याशित मेहमान सुबह अर्जुन कपूर घर पर था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन कपूर ने दरवाजा खोला और सामने एक मोटे 50 साल के आदमी को खड़ा पाया जो मुस्कुराते हुए दिख रहा था।
कौन है यह आदमी? उसके बगल में एक सेक्रेटरी था जो ढेर सारे उपहार लिए खड़ा था। क्या आप ही अर्जुन कपूर हैं? मोटे आदमी ने बड़े सम्मान से पूछा। हाँ, मैं ही हूँ। आप कौन? अर्जुन कपूर ने जवाब दिया, मैं यशवर्धन मेहता, यशराज ग्रुप का चेयरमैन हूँ। यशराज ग्रुप? ओह, आप रोहन यादव के पिता हैं। एक महत्वपूर्ण मुलाकात। हाँ श्री कपूर, आज मैं आपसे मिलने सिर्फ दोस्ती के लिए नहीं बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आया हूँ। क्या नया मोड़ आने वाला है? अर्जुन कपूर ने मुस्कुराकर कहा, आए अंदर आइए। अब यह मुलाकात दिलचस्प होगी। अगले अध्याय में यशराज ग्रुप और अर्जुन कपूर के बीच ऐतिहासिक सौदा। तो दोस्तों, अगर यह स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और हाइप देना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।